तो आज हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है दी एस्ट्रोलॉजर अरुण पंडित जी। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। मुझको एस्ट्रोलॉजी करने में बड़ा मजा आता है और लोगों की कुंडलियां देखने में बड़ा मजा आता है। और जब मेरे मुंह से प्रेडिक्शंस निकलती हैं सही सही, तो जब वो सामने से ऐसे करते हो हाँ 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 तो रिएक्शन तो भी बहुत मजा आता है। ये जो मांगलिक लोग होते हैं ये बहुत डरते हैं कि हम मांगलिक हैं। मांगलिक का जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्थ इंडिया में अलग चल रहा है, साउथ इंडिया में अलग चल रहा है और वेस्ट इंडिया में अलग चल रहा है। तो माने किसको? जिस इंडिया में रह रहे हो आप वो वाला मानो। और बहुत से लोगों को आजकल एंजाइटी भी हो रही है। अभी क्या है कि नए साल में मेजर प्लैनेट्स मूव करने वाले हैं। जुपिटर मूव करेगा, सैटर्न मूव करेगा, राहु केतु मई में चेंज हो जाएंगे। तो जब इतने चेंजेस होने वाले हैं तो उसका ऑरा हमें फील हो रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कर्मा इज अ बिच, कर्मा देख लेगा आपको, कर्मा ही देगा फल। अरे वो शनिदेव की बात कर रहे हो आप। ज्योतिष में शनि को बोला गया कि ये आपकी पीड़ा है, दुख है, दर्द है। तो जैसे मैंने मंगल के लिए कहा था जहां बैठेगा वहां एनर्जी ले जाएगा, वैसे ही मैं शनि के लिए बोलूंगा जहां बैठेगा वहां पर चिंता ले जाएगा। तो कुंभ राशि पे, मकर राशि पे और मीन राशि पे 7.5 चल रही है जी। 2025 में मार्च के बाद मकर वाले फ्री हो जाएंगे जी। तब उनको ऐसा लगेगा रिलैक्स हुआ, ठीक है। अच्छा, और कुंभ वालों पे लास्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, मीन राशि का सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा और मेष राशि वाले 7.5 के लपेटे में आ जाएंगे। देखिए 7.5 में कुछ लोगों की बहुत बैंड बजती है, वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी सुसाइड जैसी चीज इंसान तभी कर सकता है जब मेंटली बहुत परेशान है। तो दिमाग से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं इंसान को होती है उसमें बहुत बड़ा कारण उसका चंद्रमा होता है। 11वें घर का शनि बस ये कहता है कि आपके जो दोस्त यार मिलेंगे वो बस दारू पीने के लिए ज्यादा बुलाएंगे, ठीक है। या यार दोस्त ऐसे मिलेंगे जिनको हर तरह की आदतें होंगी, ठीक है। जानते हो किसी को आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सीरियस ना लें भैया को, ठीक है, जितना सीरियस आप 7.5 को ले रहे हैं। राहु हर वो चीज है जो कि एक्चुअल नहीं है पर दिख रही है। रियलिटी से दूर लेकर जाता है राहु। एक्चुअल में वो बनियान पहने सोफे बैठा है, ठीक है। यू नो वेरी वेल। अच्छा, आबराकडाबरा का मतलब पता है आपको? आबराकडाबरा मैजिक ही होता है क्या? नहीं, आबराकडाबरा का मतलब है कबूतर जो हैं वो राहु को दर्शाते हैं। कबूतर तो एआई है, एलियन है कबूतर। उनकी कभी आंखें देखो आप, ठीक है। वहां के ऐसे लगता है गवर्नमेंट ने कैमरे लगा के भेजे। तो आज हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है दी एस्ट्रोलॉजर अरुण पंडित जी। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। मैं आपके हर एक पॉडकास्ट और हर एक वीडियो देखता हूँ क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखने का बहुत शौक है। बेसिकली आई एम रिसर्चर, मैं रिसर्चर हूँ। तो मुझको एस्ट्रोलॉजी करने में बड़ा मजा आता है और लोगों की कुंडलियां देखने में बड़ा मजा आता है। और जब मेरे मुंह से प्रेडिक्शंस निकलती हैं सही सही, तो जब वो सामने से ऐसे करते हो हाँ 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 तो रिएक्शन तो भी बहुत मजा आता है। तो आज हम बातें करने वाली हैं खूब सारी एस्ट्रोलॉजी की, ऑफ कोर्स। और मेरा पहला एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कुछ भी शुरुआत करने से पहले मेरी कुंडली देख लो पहले। अच्छा, ठीक है। आपकी साथ कोशिश करूंगा आपके साथ साथ सबकी कुंडली देख लूं जी, ठीक है। तो लोग हाँ। देखी कैसे जाती कुंडली, हाँ, इजी वे में हम ये समझ सकते हैं जी। आज के पॉडकास्ट में। ओके, सो आपको जो भी मन में सवाल आया पूछते रहना जी। यहाँ पे मैं इसको रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे मन में पहला क्वेश्चन तो ये है, सभी लोगों के लिए पहले पूछता हूँ, मेरी कुंडली भी आ जाएगी बीच में। ये जो मांगलिक लोग होते हैं ये बहुत डरते हैं कि हम मांगलिक हैं, लेकिन आप कहते हो शुक्र मनाओ आप मांगलिक हो इस कलयुग में। मैं कहता हूँ बधाई हो आप मांगलिक, बधाई हो आप मांगलिक हो। तो मुझे लोग बोलते हैं कि मैं इतना सा मांगलिक हूं, पर मेरी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि मैं मांगलिक नहीं हूँ। ओके, तो आप एक तो ये भी चेक करना। और सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा मांगलिक बोला किसे गया, जी, ठीक है। तो जैसे ये कुंडली होती है हमारी जी, इसमें ये फर्स्ट हाउस फिक्स है जी, ये सारे हाउसेस फिक्स होते हैं, करेक्ट, ठीक है। अभी इसमें जो होता है, हो सकता है किसी के फर्स्ट हाउस में यहाँ पे 7 नंबर लिखा हो, जी, किसी के में यहाँ पे 8 नंबर लिखा हो, जी, किसी के में 9 नंबर लिखा हो। जी, तो ये नंबर राशियों के नंबर होते हैं। तो जी, मैंने यहाँ बगल में लिख दिया है कि जी, कौन सा नंबर किस राशि का है। जी। तो कभी भी जो बेसिक पहली कंफ्यूजन होती है किसी को कुंडली देखने में, वो देखता है कि अच्छा यहाँ पे 11 नंबर लिखा है तो ये मेरा 11वां हाउस है। जी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपका फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे 11 नंबर की राशि जो कि कुंभ राशि है। ये ऐसे पहले ये बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अभी हर एक राशि का, जैसे ये फ्लैट है तो इसके ओनर है पारस छाबड़ा, जी, ऐसे एक राशि को समझो आप। इस जी। राशि का ओनर
हर राशि का अलग अलग हो सकता है, और कुछ के जेब में ज्यादा पैसा होता है तो 2-2 प्लॉट खरीद लेते हैं जी। ठीक है। तो ऐसे में हर एक राशि, हर एक नंबर, राशि को नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका ओनर भी मैंने यहाँ बगल में लिख दिया है। अभी आपने कहा मांगलिक, सो इंटरेस्टिंग बात है कि ज्योतिष शुरू हुआ था पराशर जी से जी। बृहद पराशर होरा शास्त्र। मांगलिक का वर्णन मिलता नहीं वहां पे, ओके। ये बहुत बाद में ऐड हुआ ठीक है। मांगलिक और कालसर्प दोष ये एकदम से ज्योतिष में थे नहीं जी, ये बहुत बाद में ऐड हुए। इंटरेस्टिंग बात, लोग ओके। सोचते हैं कि हम मांगलिक हैं तो हम बहुत यूनिक हो गए जी। ऐसा नहीं है। हाँ। अब अगर आपकी कुंडली खोलो, अच्छा कुंडली कैसे मिलेगी आपको, आप कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे जा सकते हो ठीक है। फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए, आपकी कुंडली आपके सामने आ जाएगी। एक आपका भी तो नया ऐप आया हाँ, है। मेरा भी एक ऐप आया, उसका नाम है हॉरो कॉस्मो। Yes. वो भी आप एंड्रॉइड और iOS पे डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी फ्री कुंडली है, इवन एनालिसिस भी फ्री है उसमें जी। सो अभी कुंडली आ गई, आई होप सबके पास। अभी अगर आपको अपना मंगल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिखे जी, तो आप मांगलिक हो जाते हैं। हाँ। यानी कि 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 8th हाउस। ठीक है। अभी 12 हाउस में से 5 तो मंगल ने ले लिए कि मैं जी। बैठूंगा तो मांगलिक बना दूंगा। जी, सो 43% ऑफ दिस वर्ल्ड इज मांगलिक। ट्रू। ये है नॉर्थ इंडिया की बात। हाँ जी। अभी आप साउथ इंडिया चले जाओ, जी। वहां पे कहते हैं सेकंड हाउस में बैठा तो भी मांगलिक। जी। देन 50% ऑफ वर्ल्ड इज मांगलिक। जी। उड़ीसा चले जाओ, वहां वीनस से भी मांगलिक बताया जाता है, शुक्र से, तो 150% लोग मांगलिक हो जाते हैं। शुक्र से कैसे बता सकते So, हो? ये इन्हीं पोजीशंस पे वीनस अगर बैठे तो मांगलिक बता दिया जाता है ठीक है। सो मांगलिक का जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्थ इंडिया में अलग चल रहा है, साउथ इंडिया में अलग चल रहा है, और वेस्ट इंडिया में अलग चल रहा है। तो वेस्ट माने ईस्ट इंडिया किसको? में। जिस इंडिया में रह रहे हो आप वो वाला मानो, पर बेसिकली जो फेमस है वो मैंने जो आपको सबसे पहले बताया वो यही है। ठीक है। 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस एंड 8th हाउस। क्यों है ये? क्योंकि इन सारे हाउसेस में बैठकर मंगल आपकी मैरिज हाउस को इम्पैक्ट करता है, विवाह को इम्पैक्ट करता है। और मांगलिक को लेके जो भ्रांति है वो सबसे ज्यादा मैरिज से जुड़ी हुई है। ओके। कि एक मांगलिक की दूसरे मांगलिक से शादी कराओ, गैर मांगलिक से शादी मत कराओ, अगर मांगलिक से शादी कर ली तो डेथ हो जाएगी, हाँ। एंड ऑल मैंने लोग सबसे ज्यादा यही सोचते हैं कि Yes. डेथ हो जाएगी। यस, ऐसा पहले टाइम पे होता था कि क्योंकि मांगलिक अगर आप हैं तो यू आर एग्रेसिव, आपको सेक्सुअल डिजायर भी आपके हाई होते हैं। और ऐसे में पुराने टाइम में जब मेडिकल साइंस इतना नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, तो लोग फीमेल जो थी वो बार बार प्रेग्नेंट हो जाती थी और प्रेगनेंसी में डेथ हो जाती थी उसकी। फिर वहां से, क्योंकि सुपरस्टिशन, जब तक नॉलेज नहीं होती तो सुपरस्टिशन बहुत होता है। ट्रू। सो वहां से ये बात फैली कि अच्छा मांगलिक से शादी की थी इस वजह से डेथ हो गई। Okay. ठीक है। सो वो फैलता 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 आज आ गया। बट आज में ये आज कल के टाइम में बात बिल्कुल भी लागू नहीं है जी। अगर आप मांगलिक होते हैं तो सबसे पहला कि आप छोटा सोच नहीं पाते। आप मांगलिक होते हैं तो आपको हर दिन जीतने का मन करता है जी। आपको बड़े बड़ी चीजों चाहने का मन करता है। मांगलिक की एक समस्या होती है कि अगर वो पृथ्वी जीत ले तो कहता रहे चंद्रमा बचा वो भी चाहिए मुझे। अच्छा जी। सो इतने डिजायर होते हैं। हाँ। अच्छा, डिजायर तो मेरे हैं, यहाँ बैठे सबके हैं जी। ये उस पर मेहनत करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बधाई हो, आप मांगलिक हैं जी। क्योंकि ये एग्रेशन, ये एम्बिशन आपको हेल्प करता है। अभी 2 तरह के मांगलिक होते हैं, एक को कहा जाता है पूरा मांगलिक, एक आधा मांगलिक। जी। ठीक है। ये 2 तरह की कुंडली होती है। एक होती है आपकी लग्न कुंडली जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। एक होती है चंद्र कुंडली जी। जो चंद्रमा से बनाई जाती है, और उसका यूज होता है जब जो प्लेनेट आज मूव कर रहे हैं उससे आपकी लाइफ में क्या इवेंट होगा गोचर के हिसाब से। गोचर के हिसाब से। उसमें भी अगर मंगल आपके इन्हीं हाउसेस में बैठा है तो आधा ये आधा वो पूरा हो जाता है। अगर उन दोनों में से किसी एक ही में मंगल आपको मांगलिक बना रहा है तो आप आधे मांगलिक बोले जाते हो। ओ, ये सीन। ओके। और ये जो मांगलिक के हिसाब से जैसे हमने बताया शादी का सीन, कि एक लड़का और एक लड़की, सपोज दोनों पार्टनर में से एक मांगलिक है पर दे बोथ आर इन लव, नाउ दे वांट टू गेट मैरिड, तो उनकी शादी चलेगी? डिपेंड करता है। एक तो आजकल वो जो शादियों के लिए 36 गुण मिलाए जाते हैं ना, हाँ। वो अब उतना मैटर नहीं करता। बहुत मैं कहूंगा कि ओल्ड स्कूल हो चुका है। 36 में से 32 वालों के भी तलाक हो रहे हैं, 33 वालों के भी तलाक हो रहे हैं। ठीक है। और 36 में से 15 गुण अगर मिले हैं, आजकल हम क्या करते हैं, ऐप खोलते हैं, इधर इसकी डिटेल, ओह 20 में 20 मिल गए, 36 में 28 मिल गए, चलो शादी कर लेते हैं। नो, हाँ। आपको आज के टाइम पे दोनों लड़का लड़की का हॉरोस्कोप इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि दोनों की हेल्थ कैसी है, दोनों, किसी में गरीबी का योग तो नहीं है, किसी की अर्ली डेथ का योग तो नहीं है, अफेयर का योग तो नहीं है। ये बेसिक चीजें अगर ठीक हैं तो भले गुण कम मिले शादी अच्छी चलेगी। लेकिन अगर बंदा मांगलिक हो या लड़की मांगलिक हो तो उसके अंदर से फिर वो सेक्सुअल डिजायर ज्यादा रहेंगे, तो वो चीट करने के भी चांसेस ज्यादा रहेंगे। चीट करने के बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट भी होते हैं। और एक चीज हम जो नहीं समझते, हमने बस मंगल की पोजीशन देख ली। हाँ जी। मंगल अगर गुरु की राशि में बैठा हो तो मांगलिक कैंसिल हो जाता है।
मंगल अगर शनि की राशि में बैठा हो तो मांगलिक कैंसिल हो जाता है। मंगल को अगर शनि दृष्टि डाल दे या गुरु दृष्टि डाल दे तो भी मांगलिक कैंसिल हो जाता है। तो अब बचा ही नहीं मांगलिक, अब लोगों को पता नहीं है। शनि का तो, गुरु का तो मैं समझता हूँ कि गुरु के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन शनि के साथ मंगल कैसे, ये दोनों तो आपस में दुश्मन है ना। मंगल उच्च का किसकी राशि में होता है? 7th हाउस में मंगल फोर्थ में नीच का तो 10, हाँ मकर राशि में। किसकी राशि है? शनि की राशि है। बट ये दोनों, मंगल सबसे ज्यादा पावरफुल और कंफर्टेबल शनि की राशि में फील कर रहा है। तो जब शनि के साथ बैठता, मंगल शनि साथ बैठ जाए तो प्रॉपर्टी का योग बनाते हैं, क्योंकि मंगल लैंड का कारक है, शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है। तो आप देखना जिसका मंगल शनि साथ होता है उसे प्रॉपर्टी बहुत मिलती है, कम से कम 3 तो बनाता है वो अपने। मेरा मंगल स्वग्रही हो गए 11वें घर पे बैठा हुआ है। ये ब्लेसिंग होती है, तो पूर्वजों की ब्लेसिंग है। मार्स इन 11th हाउस आपको पूर्वजों ने भेजा है यहाँ पे, ताकि जो घर का लाइफ स्टाइल है उसे बदल सको आप। मार्स इन 11th हाउस, और मार्स 10th हाउस के लिए भी बात लागू है। प्लस स्वग्रही भी है। मेरी कुंडली के बारे में करता हूँ बातें, बहुत अच्छी बातें बता रहे हो तो ठीक है। तो मांगलिक लोगों की जो मैंने देखा है चीजें, मैंने ये देखा है ज्यादातर इनकी शादी खराब होती ही है। मैं डिसएग्री करूंगा, ठीक है। अगर आपका पार्टनर जो आपका बेटर हाफ है, जैसे सपोज मैं मांगलिक हूँ, मेरा जो पार्टनर वो मांगलिक नहीं है, ठीक है, पर उसका मंगल अच्छा बैठा, पावरफुल बैठा, एक्सॉल्टेड है, कैप्रिकॉर्न में बैठा, कहीं पर भी बैठा है, तो शादी अच्छी चल जाएगी, ठीक है। okay. उसके बाद आपने देखा होगा कि जब शादियां कराते हैं तो एक उज्जैन में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है मंगलनाथ जी, वहां पे पूजा करा के भी आप शादी कर सकते हो। ओके, अगर आपके मन में वहम बैठा है या डर बैठा है, ओके, वो भी कर सकते हो। सो मैंने बहुत खराब होते नहीं देखा, इवन बहुत अच्छा देखा है मैंने, अच्छा देखा। लेकिन अगर मांगलिक मिल जाते हैं, हाँ जी, तो मैंने और ही ज्यादा अच्छा देखा है, ठीक है। अगर एक मांगलिक दूसरे मांगलिक से शादी करे तो अभी मैं आपके डिजायर समझ रहा हूँ, आप मेरे डिजायर समझ रहे हो, क्योंकि मांगलिक व्यक्ति को अपना स्पाउस ऐसा चाहिए होता है कि जो घर पे ना बैठे, जो काम करे, मैं गिरूं तो मुझे उठाने आ जाए, मेरी ग्रोथ में हेल्प करे, तो ये उसका डिजायर है। अभी आप उसको एक हाउसवाइफ पकड़ा दोगे सो वो खुश नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से पूर्वजों ने बोलना शुरू किया कि इसका डिजायर अपने पार्टनर के साथ जैसा उसका भी सेम ऐसा है, दोनों की सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी बहुत बेटर है, और किसी भी मैरिज के लिए सेक्सुअल रिलेशन बहुत जरूरी है। ट्रू, ठीक है। सो यहाँ से वो बात यहाँ से चलती आई है। तो जैसे अभी आपने जो हमने चार्ट देखा है, उस चार्ट में हमने बताया कि 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में मंगल बैठ जाए तो, yes. 1st हाउस में अगर मंगल बैठ जाए तो वो कहते हैं उच्च का मांगलिक हो गया, बहुत ज्यादा मांगलिक हो गया, ऐसा। 1st हाउस का मंगल बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इंसान फिटनेस में बहुत काम करता है। देखिए मंगल जहां बैठेगा उस हाउस में आपकी एनर्जी ले जाएगा। मार्स इज अ कारक ऑफ ब्लड एंड कारक ऑफ एनर्जी, तो 1st हाउस इज यू, आपकी पर्सनालिटी। तो सबसे ज्यादा फोकस ये व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी पे करता है, गुस्सा इसका ज्यादा हो जाएगा यहाँ। तो अभी क्या है कि अगर आप 1st हाउस मंगल है और आप फिटनेस नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो वो एनर्जी कहीं तो निकलेगी, तो गुस्से में निकलती है, फ्रस्ट्रेशन में निकलती है। फिर वो कहते हैं कि इसको मोती पहना दो, इसको ये करा दो, इससे अच्छा उसको एक्सरसाइज करा दो। मैं मांगलिक लोगों के लिए सबसे बेहतर बोलता हूँ कि आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा कूल डाउन रखने के लिए पार्क के 4 चक्कर लगा लो, पसीना छूटेगा, भी सब मांगलिक ठीक हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। और अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस इज फॉर पार्टनर्स। अगर एक लड़की की शादी, मतलब लड़की जब शादी करती है तो बोलते हैं मंगलमय हो गया, क्योंकि उसके हस्बैंड को मंगल से रिलेट किया जाता है। मर्दों को मंगल से रिलेट किया जाता है और लड़कियों को शुक्र से। तो 7th हाउस में, पार्टनर वाले हाउस में अगर किसी लड़की के मंगल बैठा हुआ है तो वो तो बहुत अच्छा माना जाएगा ना, कि नहीं? अगर 7th हाउस में, मैंने क्या बोला, एक कॉन्सेप्ट लगाना है, मंगल जहां बैठा एनर्जी वहां जा रही है, हाँ ठीक है। अभी 7th हाउस में अगर मंगल बैठा तो एनर्जी किसके साथ जा रही है? पार्टनर के साथ। हाँ। तो ये व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ वो सब कुछ करना चाहता है, ठीक है, कि आपके साथ मैं काम भी करना चाहता हूँ, आपके साथ बातें भी करना चाहता हूँ, घूमना भी चाहता हूँ। तो और एनर्जी सिर्फ जरूर, ये तो मैंने पॉजिटिव बताया, नेगेटिव वे में भी एनर्जी जा रही है, मैं आपके साथ कलेश भी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आ जाता है कि अच्छा मार्स इन 7th हाउस है तो पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े होगी। अब इसकी रेमेडी कितनी ईजी है, आप और आपका पार्टनर साथ में जिम जाओ, आप और आपका पार्टनर साथ में एक्सरसाइज करो, ठीक है, साथ में योगा करो, ठीक है, करके देखो, इतना सिंपल है ये। नाइस। अगर आपको डेंजरस सुनना ही है मेरे मुंह में से कि कौन सा मांगलिक सबसे ज्यादा खतरनाक है, सो 8th हाउस का मांगलिक सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये बात, अब 8th हाउस तो है ही मंगल का। अच्छा, वो काल पुरुष की कुंडली के, हाँ आपके, हाँ राइट, लाल किताब के हिसाब से अगर हम देखें कि पहला घर, दूसरा घर, वो सारे फिक्स ही हैं, वहां पे कोई राशियां नहीं बैठती लाल किताब के हिसाब से। तो जो 8th हाउस है, 8th हाउस इज फॉर मंगल,
स्कॉर्पियो का है वो, तो वहां पे अगर मंगल बैठ जाए तो वो तो स्वग्रही हो गया। पहले ऑडियंस को थोड़ा समझा दूं, जी। ठीक है। लाल किताब एक सब्जेक्ट होता है जिसमें जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पर 8 लिखा हो, यहाँ पे 9 लिखा हो, तो लाल किताब में हमेशा फर्स्ट हाउस में फर्स्ट ही लिखा मिलेगा आपको, पहले घर में पहली राशि ही मिलेगी। लाल किताब में राशियों को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, लाल किताब में घर को इंपॉर्टेंस दी गई, हाउस को इंपॉर्टेंस दी गई। और यहीं से लाल किताब की रेमेडीज भी निकल कर आई हैं कि अगर आपको इस हाउस को ठीक करना है तो इस हाउस का ही काम करो। जी। फॉर एग्जांपल अगर किसी को 6th हाउस ठीक करना, अपने जॉब का या कोर्ट केस चल रहा है तो सेवा करो जाकर, क्योंकि 6th हाउस में सेवा भी है। आपको अपना 8th हाउस ठीक करना है तो ज्योतिष पढ़ो जाकर, ठीक है, क्योंकि 8th हाउस में ज्योतिष है, तंत्र है, मैन्युफैक्चरिंग भी उसी में है और रिसर्च भी उसी में है और चैरिटी भी उसी में। तो चैरिटी करो जाकर अगर आपको अपना 8th हाउस ठीक करना है। अभी आपने कहा कि ये जो पक्का घर है ये मंगल का है। पक्का घर मतलब कि लाल किताब के हिसाब से कि यहाँ की जो एक्टिविटीज है वो मेरी ही है, पर ये सारी एक्टिविटीज बुरी है, डराने वाली है। सो अब जब मेरे पास देने के लिए ही आपको लेट्स सपोज बंदूक ही है, गोली मारना, गोली ही है मेरे पास, तो मैं कितने अच्छे दिल से मारूं चाहे बुरे दिल से मारूं, चोट तो आपको पहुंचेगी। अच्छा, अब किसी का नीच का मंगल बैठा हो यहाँ पे, तो मंगल नीच का होता है कर्क राशि में। जी, ठीक है। लाल किताब में कोई नीच और उच्च का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, सो मैं मिक्स कर रहा हूँ लाल किताब और वैदिक ज्योतिष को। ओके, सो वैदिक ज्योतिष में 8th हाउस में राशि ही मानी जाएगी, उस प्लॉट का ओनर मानते, ठीक है। उसमें बस प्लैनेट किस हाउस में बैठा है ये मानते हैं। नहीं, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अच्छा ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 8th हाउस में जो राशि होगी वो ही उसका प्लॉट है। अब उसके बाद जो भी आगे बैठेगा, अब उसको 8th हाउस को मंगल ही मानेंगे, किराएदार हो। फॉर एग्जांपल आप अपनी कुंडली खोल सकते हो और आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे नंबर 4 लिखा है जी। ये अब पराशरी पे हम आ गए वापस, और यहाँ पर मंगल बैठा है जी। तो अभी ये मंगल नीच का हो जाएगा। नीच का हो गया। क्यों? क्योंकि मंगल है एक फिरोशियस प्लेनेट, एक एग्रेसिव प्लेनेट। उसे आर्मी कमांडर बोला गया, उसे सेनापति बोला गया, उसे भगवान कार्तिकेय रिप्रेजेंट करते हैं जी। और 4 नंबर राशि है चंद्रमा की, जहाँ पे इमोशंस की बातें हो रही, प्यार की बातें होती है, सेंसिटिव नेचर की बातें होती है। तो ये मंगल लगता है यार ये मेरे काम तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ तो मेरा कुछ है ही नहीं है, तो इमोशन पे हो रहा है। क्योंकि अगर एक आर्मी ऑफिसर को टेररिस्ट को मारना है तो इमोशंस में नहीं आ सकता। करेक्ट। उसे वहां पर अपने रूल्स को फॉलो करना है। दैट इज वाई मंगल को 4 नंबर राशि में बहुत ज्यादा नीच का माना गया कि यहाँ पर वो अपने जैसा फील नहीं करता, ये उसका घर जैसा फील नहीं होता उसको। राइट। तो ये होता है नीच का मंगल। राइट। अभी अगर किसी का नीच का मंगल है तो वो फील कैसा करेगा? इन जनरल बहुत लोगों का हो सकता है किसी भी हाउस में मंगल बैठा 4 नंबर में तो वो नीच का मानेंगे। आपको करेज फील नहीं होगा, इमोशंस में गुस्सा बहुत आएगा, फिर इमोशनल हो जाओगे, फिर गुस्सा आएगा, और ये अप एंड डाउन में आप खेलते रहोगे और अपने आप से परेशान हो जाओगे। जैसे आजकल जिनका भी कर्क लग्न है, आज मंगल घूमकर कर्क राशि में ही बैठा, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, गोचर वाला आज ही बैठा है, अभी महीने भर से बैठा है। ठीक है। सो क्या है कि ये महीने भर से ये लोग फील कर रहे हैं, ठीक है, कि गुस्सा बहुत आ रहा है, एग्रेशन बहुत आ रहा है, फिर इमोशनल हो जा रहा है, फिर गुस्सा बहुत आ रहा है। तो जब मंगल नीच का होता है तो इस तरह का काम करता है। ओके। और बहुत से लोगों को आजकल एंग्जाइटी भी हो रही है 1 महीने से, पता नहीं क्या बदला है, क्या एंग्जाइटी हो रही है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, ठीक है, काम चल नहीं रहा है। जैसे ये दिसंबर की वाइब ऐसी है, इवन 26 जनवरी तक ऐसा रहने वाला है। 26 जनवरी तक, ठीक है। ऐसा कि अभी क्या है कि नए साल में मेजर प्लैनेट्स मूव करने वाले हैं। जुपिटर मूव करेगा, सैटर्न मूव करेगा, राहु केतु मई में चेंज हो जाएंगे। तो जब इतने चेंजेस होने वाले हैं तो उसका ऑरा हमें फील हो रहा है इस साल के खत्म होते होते। बहुत चेंजेस आ रहे हैं और अपने आसपास लोग उथल पुथल महसूस कर रहे हैं अभी। ठीक है। अच्छा, अब ये मंगल जैसे कि सेनापति आपने बताया है ना, इतना स्ट्रांग, हर चीज में प्रैक्टिकल, रूथलेस, लेकिन अगर वो 9th हाउस में आगे बैठ जाए अध्यात्म के उसमें, तो क्या? अब ये एक्सट्रीम रिलीजियस आपने देखे हैं, कट्टरपंथी लोग, ये वहां चले जाए। मतलब कि अगर आप मेरा रिलीजन नहीं मान रहे हो, मेरे रिलीजन की बात नहीं मान रहे हो, तो आप गलत हो। ठीक है। ओके। इस टाइप वाले लोग समझ गया मैं। हाँ, ठीक है। और अगर 10th हाउस में आए तो 10th हाउस मार्स इज वेरी वंडरफुल, गजब का मंगल होता है यहाँ पे। यहाँ पर बोला गया है कि ये कुल दीपक है, इसके खानदान में इसने कोई काम नहीं किया है, ये वो काम करके जाएगा और अपने पूरे खानदान की तस्वीर बदल कर जाएगा। इसको याद किया जाएगा। एक भाई साहब आए थे हमारे, आपके दादाजी, और वो ये सब बना कर गए हैं। तो मार्स इन 10th हाउस, क्योंकि नेचुरल आप कुंडली देखो तो एग्जॉल्टेड माना जाता है। सो ये व्यक्ति, अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आप मंगल 10th हाउस में बैठा है आपका, तो जिस राशि में बैठा है उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मंगल 10th हाउस में 3 नंबर की राशि में बैठा है तो उसकी पूरी जिंदगी अपने सिबलिंग का करियर बनाने में जाएगी। अगर यहाँ पे मंगल 10th हाउस में 4 नंबर की राशि में बैठा है तो पूरी लाइफ इसकी अपनी मदर को अच्छी लाइफ देने में, उनकी प्रोटेक्शन में चली जाएगी। पर वो तो नीच का हो गया वहां पे। नहीं, 10th हाउस में तो एक्सॉल्टेड है ना, ठीक है, नीच का होने के बावजूद भी मदर के लिए सब कुछ करेगा, ठीक है। 10th हाउस में बैठा है 5 नंबर की राशि में, तो फादर के लिए, ठीक है। इस तरह से ये आप डिसाइड भी कर सकते हो कि इसकी एनर्जी मंगल की 10th हाउस वाली कहाँ जाएगी, किस तरफ जाएगी, राशि के गुण तत्व। और ऐसे लोगों को काम क्या करना चाहिए? 10th हाउस ये अपना खुद का काम करना चाहिए। खुद का मीडियोकर नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर ये मार्स 10th हाउस वाले जॉब कर रहे हैं तो अभी ये रिलेट करेंगे, ये फील करते हैं कि यार मैं दूसरे को अमीर बना रहा हूँ, मेहनत कर करके सुबह शाम, मैं खुद को क्यों नहीं बना रहा हूँ। सही। और बहुत मंगल 10th हाउस वाले एक टाइम तक जॉब करते हैं, फिर खुद का काम करेंगे, नहीं तो ये सुकून नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं ये। एक मार्स 10th हाउस, एक राहु 10th हाउस, बहुत मेहनती होता है। एंड मार्स इन 11th हाउस नाउ? मार्स इन 11 मैंने आपको बताया कि आपकी ब्लेसिंग होती है, ठीक है, आपके पूर्वजों का साथ मिलता है आपको। जब भी चीजें खराब हो रही होती है, एक हेल्प आ जाती है, ये आपको पता नहीं चलता वो कहाँ से आई है, पर वो हर बार आती है लास्ट में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ये करेक्ट बात है। ओके, एक और चीज, थोड़ा सा बैक जाएंगे। 10th हाउस का मंगल 10th हाउस पे भी बैठा है, तो वो दृष्टि मार रहा है 4th हाउस को भी, 7th, करेक्ट, 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को देख रहा है। और 4th हाउस में इट्स नॉट दैट ग्रेट। तो फिर आपने ये भी बताया रखा है अपने पॉडकास्ट में कि जो दृष्टि भी उतनी ही पावरफुल होती है जितना जिस हाउस पे अगर वो बैठा हुआ है तो सामने देख रहा है तो वो भी उतना ही पावरफुल है। तो 4th हाउस को भी तो देख रहा है मंगल, तो आपने 10th हाउस का तो अच्छा रिजल्ट बता दिया, लेकिन 4th हाउस को देखने का बैड रिजल्ट भी तो होगा। यस, अभी क्या होगा इसमें देखते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, एक 4थी दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि, एक 8वीं दृष्टि, ठीक है। जहां पर प्लैनेट बैठा है वहीं से एंटी क्लॉकवाइज हम काउंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्कुल नया है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर आपका मार्स लेस सपोज यहाँ बैठा है, तो मैंने बताया कि इसकी एक 4थी दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि, एक 8वीं दृष्टि जी। तो 4थी दृष्टि हमें काउंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल, तो यहीं से काउंट करेंगे जहां प्लैनेट बैठा है, 1 2 3 4, राइट। तो इस फर्स्ट मंगल 10वें घर से बैठकर पहले घर पे दृष्टि डालेगा। फिर यहाँ पे 4 हुआ था तो 5 6 7, इस घर पे भी दृष्टि डालेगा। फिर यहाँ पे 7 है तो ये 8 हो गया, यहाँ पर भी दृष्टि डालेगा। तो मंगल इन 3 घरों पे अपना आधिपत्य बनाएगा, एक में तो वो बैठा ही था। ओके, ये हो गया। अभी दृष्टि सबसे ज्यादा काम करती है तब जब घर खाली होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मंगल को 4थे घर पे कब्जा करना है, हाँ, वो ज्यादा इजी कब होगा, जब वहाँ किराएदार रह रहा है या जब वो पूरा घर खाली है? हाँ, जब खाली है, जब पूरा घर खाली है तो जल्दी से कब्जा कर लेगा वहाँ पे। तो अगर आपका कोई प्लेनेट बैठा है 4th हाउस में तो वो प्रोटेक्ट करता है आपको कि भैया ये यहाँ पे हम रहते हैं, अभी इतने जल्दी नहीं कब्जा कर पाओगे आप, ठीक है। लेकिन अब इन केस की अगर घर खाली है यानी 4th हाउस आपका ब्लैंक है, तब क्या होगा? सो ये व्यक्ति अपने काम में इतना डूब जाएगा कि घर परिवार को समय नहीं देगा, क्योंकि 4th हाउस इज योर फैमिली एनवायरनमेंट, ठीक है। 4th हाउस इज योर मदर, 4th हाउस इज योर लग्जरी, 4th हाउस प्रॉपर्टी एंड व्हीकल। तो क्या करेगा? 10th हाउस में बैठा मंगल, काम काम काम, पैसे बनाने, आगे बढ़ना है, परिवार को समय नहीं दे रहा, बच्चों को समय नहीं दे पा रहा, तो 4th हाउस हैम्पर हो रहा है। ओके, तो जो दृष्टि 4th हाउस पे भी पड़ गई, 1st हाउस पे भी पड़ गई, मांगलिक हो गए? तो नहीं, ऐसे नहीं। मांगलिक हम तभी मानेंगे जब प्लेनेट बैठा है वहां पे। हाँ, ऐसे दृष्टि तो आप तो 150% लोगों को मांगलिक बना दोगे, समझे? डिटेलिंग। और 6th हाउस में मंगल बैठ जाए तो 6th हाउस तो माना गया है कि बीमारियों का भी मानते हैं, रोग रिपुरण। रोग मतलब बीमारी, रिपु मतलब आपके शत्रु, आप उसको कोर्ट केस ले सकते हो, ऋण मतलब आपके कर्जे। पर ये सिर्फ इतना ही नहीं है 6th हाउस। 6th हाउस है आपके मामा जी, आपके मामा जी की हेल्थ पता चलती है। अब किसी का केतु बैठता है 6th हाउस में, मामा की हेल्थ खराब, मामा की लाइफ ही खराब होती है। अच्छा, जुपिटर बैठता है तो मामा अमीर बन जाता है, ठीक है। केतु अगर 6th हाउस में बैठ जाए तो मामा को मामी को दोनों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। ओके, केतु में। ओके, ठीक है। तो आपकी कुंडली से आपके मामा के बारे में पता चलता है, हर चीज के बारे में पता चलता है आपकी कुंडली से, इवन आपके घर के सामान कहाँ रखे वो भी पता चलता है। हाँ, वहीं पे मैंने कहा जुपिटर 6th हाउस में हो तो मामा अमीर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर पॉजिटिव प्लेनेट है। ओके, आपका सवाल था मंगल 6ठे घर में बैठेगा तो क्या करेगा? घर में बैठेगा तो मंगल को समझना है तो सिंपल सी बात है, जहां बैठेगा वहां पे एनर्जी जाएगी। 6th हाउस आपकी जॉब भी है। हाँ जी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको जाएगी आपकी जॉब में। आप अपनी जॉब में 9 से 10 की अगर जॉब है तो आप उसमें बहुत एनर्जी डालोगे और आपकी जॉब में ही सारे कॉन्फ्लिक्ट और आपकी लाइफ एक तरह से आपकी जॉब बन जाएगी।
अब क्योंकि ये डिजीज का भी हाउस है तो मंगल रिलेटेड डिजीज आपको दे देगा। मंगल रिलेटेड डिजीज होती है एनीथिंग रिलेटेड विद ब्लड। तो अभी सिंपल सा अगर बिना डराने के लिए बोलूं तो बीपी हो जाएगा आपको, ठीक है। और बता दो, बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उसमें और भी चीजें देखनी पड़ती हैं कि अगर 8th हाउस का लॉर्ड है मंगल और 6th हाउस में बैठा है तो फिर ब्लड कैंसर भी करा देगा। मार्स एंड राहु टुगेदर भी आपको कैंसर करा देते हैं, अल्सर दे देते हैं पेट में। सो यूजुअली बीपी ब्लड का प्रॉब्लम आपको आप प्रोन हो तो अभी आपको अपना बीपी चेक में रखना चाहिए, ठीक है। अभी हो सकता है आप 25 साल के हो गए, कुछ नहीं है ऐसा मेरे साथ, रुको धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी, मंगल काम करेंगे। सही सही, मजेदार। आज मेरा भी ज्ञान खूब बढ़ रहा है। और अब बात करेंगे सबसे खतरनाक प्लेनेट की, जो लोग डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, शनिदेव महाराज। कर्मा 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 बोलते हैं उनको, बहुत से लोग बोलते हैं ना कर्मा, कर्मा इज अ बिच, कर्मा देख लेगा आपको, कर्मा ही देगा फल। अरे वो शनिदेव की बात कर रहे हो आप, कर्मा इज शनिदेव। तो अब शनिदेव के बारे में बात करते हैं। साढ़े सती लोग बहुत डरते हैं साढ़े सती से। तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से बताएं कि 1 से लेके 12 घर तक शनि जैसे जैसे बैठता है, उन लोगों की साढ़े सती चल रही है, तो कैसे? ओके, तो सबसे पहले शनि एज अ प्लेनेट क्या है? ज्योतिष में शनि को बोला गया कि ये आपकी पीड़ा है, दुख है, दर्द है। तो जैसे मैंने मंगल के लिए कहा था जहां बैठेगा वहां एनर्जी ले जाएगा, वैसे ही मैं शनि के लिए बोलूंगा जहां बैठेगा वहां पर चिंता ले जाएगा, वहां पे आप चिंता करोगे और वहां पे आप रोना धोना मचाओगे, ठीक है। तो शनि जहां बैठा वहां पे चिंता है, वहां पे रोना धोना है, ये इतना समझ में आया हमें। शनि सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट, बहुत धीरे चलता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 साल लेता है। और दैट इज वाई जब शनि की साढ़े साती आती है तो जो मेन प्रॉब्लम लोगों को होती है कि चीजें स्लो हो रही हैं हमारे साथ, आलस आ रहा, हम खुद स्लो होते चले जा रहे हैं। अभी पता कैसे चलेगी साढ़े साती है? सो यहाँ से पहले आपको अपनी राशि पता होनी चाहिए जी। राशियों में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, जिस नंबर में बैठा है, वो आपकी राशि है। अगर आपका चंद्रमा 8 नंबर में बैठा है तो आप वृश्चिक राशि के हैं, आपका चंद्रमा 12 नंबर में बैठा है तो आप मीन राशि के हैं, ठीक। आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं दिसंबर 2024 में, तो कुंभ राशि पे, मकर राशि पे और मीन राशि पे साढ़े साती चल रही है जी। 2025 में मार्च के बाद मकर वाले फ्री हो जाएंगे जी, तब उनको ऐसा लगेगा रिलैक्स हुआ, ठीक है। अच्छा, और कुंभ वालों पे लास्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, मीन राशि का सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा और मेष राशि वाले साढ़े साती के लपेटे में आ जाएंगे। तो ऐसे 2.5 साल में ये राशियां आगे बढ़ती रहती हैं जी। तो अभी फिलहाल आज के लिए मानेंगे मकर, कुंभ और मीन पे हमारी साढ़े साती चल रही है जी। क्या होता है साढ़े साती में? देखिए, साढ़े साती में कुछ लोगों की बहुत बैंड बजती है, वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। ये उनके साथ होता है जिनके अंदर ईगो बहुत होता है, एरोगेंस बहुत होता है, और यही साढ़े साती है जो इंसान को बहुत अमीर बनाती है। बिल्कुल, कई लोग तरसते हैं कि मेरी साढ़े साती आ जाए, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? देखो, जब भी आपका साढ़े साती होगा, जिनका होगा वो कमेंट में बताएंगे, आपका मन करता है कि आई नीड अ चेंज, मुझे जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस करना है, बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ और करना है। बदलाव की भावनाएं मन में आती है और ये इतनी तीव्रता से आती है कि इंसान रुक नहीं पाता है, फिर वो बदलाव कर लेता है, चेंज कर लेता है। अब फिर वो कोसता है अपने आप को कि क्यों मैंने चेंज किया, ऐसा क्या? इससे तो अच्छी मेरी पहले की जिंदगी थी, ठीक है। क्योंकि चेंज करना इजी नहीं होता उसके लिए। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, एक हम लेते हैं कि कोई जॉब कर रहा है, उसकी साढ़े साती आ रही है, तो उसे पहले लगेगा कि यार बहुत हो गया, भाई अपना खुद का काम करना है। फिर जब वो खुद का काम करना शुरू करेगा तो बहुत चैलेंजेस आएंगे। ये वो पीरियड होता है जब सैटर्न आपको टेस्ट कर रहा होता है, ये वो पीरियड होता है जब सैटर्न कहता है अच्छा तुम्हारी औकात है भी अमीर बनने की कि नहीं, क्योंकि हर किसी को पैसा पचता नहीं है। सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सैटर्न चेक कर रहा होता है कि तुमको पास करना है कि फेल कर देना है। इस टाइम पीरियड में जो हार जाएंगे, इस टाइम पीरियड में जो वापस चले जाएंगे, उनकी साढ़े साती खराब जाएगी। इस टाइम पीरियड में जो पेशेंस दिखाएंगे, बिकॉज सैटर्न इज अ कारक ऑफ पेशेंस आल्सो, वो रुके रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। यही शनि उन्हें मनी देने लगेगा। इनके चेंजेस ही इनको बनाते हैं। साढ़े साती में चेंज होता है। और क्या होता है साढ़े साती में? साढ़े साती में इंसान आइसोलेशन में मजे लेता है, अकेलेपन में मजे लेता है, खुद से बातें करने लगता है, ठीक है, खुद को बेहतर समझता है, बहुत हार्डवर्क करता है और उसको लगता ही नहीं है कि वो हार्डवर्क कर रहा है। उसको ये फीलिंग रहती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो भी बहुत कुछ करना है, ये क्या है? उसके आसपास वाले कहते हैं कि अरे मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। ऐसे ही हो रहा है आजकल। सो ये साढ़े साती में ऐसा होता है। अभी जब साढ़े साती खत्म हो जाएगी तब आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने सही में बहुत मेहनत कर ली, ठीक है। तब वो आप अभी नहीं रियलाइज होगा, नहीं करना रियलाइज ही नहीं करना वो चीज। ऐसा अच्छा है। अच्छा, ये क्या, ये मोटिवेट करता रहता है और काम करना होगा। शनि की साढ़े साती में इंसान प्राइड और ईगो में जरा सा भी आता है तो तुरंत एक बैड न्यूज सुन लेता है, ठीक है।
जैसे ईगो में आया तो तुरंत शनि का, अच्छा तुम ईगो में आ रहे हो, अभी रुको तो मैं बताता हूँ, फिर से वो नीचे लेकर आता है। हाँ। तो इसीलिए लोग इसमें बहुत परेशान होते हैं। लेकिन साढ़े साथी में अब तो मेरी खुद की चल रही है, मैंने 2-3 रेमेडी ऐसी फाइंड आउट कर ली है कि आपकी साढ़े साथी है या नहीं है, आप भूल जाओगे। सबसे पहली रेमेडी है कि आप श्री हरि की वंदना करें, पीपल के पेड़ से को जल चढ़ाएं, या फिर आप भगवान विष्णु के मंदिर जाएं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। उसके बाद दूसरी रेमेडी है कि भगवान शिव ने जो वरदान दिया है रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, शनि का रुद्राक्ष होता है, आप इसको पहनिए। ये रुद्राक्ष आप पहनोगे, पहले ब्राउन होगा, फिर जैसे जैसे साढ़े साथी बढ़ती जाएगी काला होता जाएगा। ठीक है, 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया। तीसरी रेमेडी होती है यहाँ पर कि आप जो अंडर प्रिविलेज क्लास हैं, जितना उनके लिए कर सकते हैं, चाय पिला दी उनको कुछ खाने को दे दिया, कपड़े दे दिए, वो आप करते रहिए और अपनी मेहनत करिए। चेंज होगा, बदलाव के मौके मिलेंगे, उन्हें इग्नोर नहीं करना, उन्हें एक्सेप्ट करना है, मजेदार साढ़े साथी जाएगी। तो मकर राशि वालियों की अभी खत्म होने को है। मकर राशि वाले बेसिकली वो हैं ही शनि के बच्चे। एक मकर राशि और कुंभ राशि, ये दोनों शनि की ही राशियां हैं। अगर शनि की साढ़े साथी आ जाए, शनि की घर वाली है मकर राशि। हाँ ठीक है, घर वाले हैं उसके। हाँ, तो इन दोनों की अगर मकर राशि, अगर इन दोनों की साढ़े साथी आ जाए तो इन दोनों को इतना इफेक्ट नहीं करती, गुड रिजल्ट देके जाती है। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। साढ़े साथी आपकी कैसी जाएगी, डिपेंड सनी किस हाउस में बैठा है आपके। अगर फर्स्ट हाउस में कोई बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है और उसकी साढ़े साथी चल रही है, तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? बहुत स्लोनेस देखेगा वो, कुछ भी काम करने जाएगा डिले देखेगा। लोगों के काम 1 अटेम्प्ट में बन रहे हैं, इसके 2 अटेम्प्ट में बनेंगे। लोगों के काम 1 महीने में बन रहे हैं, इसके 2 महीने में बनेंगे। और ये एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो कहता है कि मेरी लाइफ ही ऐसी है, मेरा तो एक बार में काम नहीं बनना। तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न ये करता है। बालों में दिक्कत आ जाती है कि फर्स्ट हाउस इज योर हेयर आल्सो। पर शनि तो रिप्रेजेंट हैवी हेयर, नो? वो आप लग्न कुंडली में आप बोल रहे हो, अगर फर्स्ट हाउस में शनि होता है तो करली बाल देता है। करली बाल देता है, करली बाल देता है, ये पहचान होती है फर्स्ट हाउस सैटर्न की। ओके। और क्या होता है, मेसी बाल, अगर करली नहीं है तो मेसी रहेंगे बाल। ओके, ठीक है, इधर उधर जाएंगे, भौरे होंगे बालों में। हाँ। इस तरह का सैटर्न बाल देता है अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। ओके। लेकिन चलो अभी आपको मैं शनि 1 से 12 समझाता हूँ, ठीक है? प्लीज साढ़े साथी। लेकिन साढ़े साथी समझा दी ना? नहीं, साढ़े साथी अगर किसी का लग्न का शनि है और उसकी साढ़े साथी चल रही है, किसी का सेकंड हाउस का शनि है तो उसकी साढ़े साथी है। ओके, ऐसे तो मैं दोनों बताता हूँ। हाँ, कि आप शनि फर्स्ट हाउस में रिजल्ट क्या देगा और साढ़े साथी में क्या करेगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली खोलें सभी लोग, और यहाँ पर अगर शनि बैठा है तो इसे हम बोलेंगे कि शनि पहले घर में बैठे हैं। राशि यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है, पर हम यहाँ बोलेंगे कि शनि पहले घर में बैठे हैं। पहले घर का शनि क्या करेगा, आपको डिलेनेस देखनी पड़ेगी, स्लोनेस देखनी पड़ेगी। फर्स्ट हाउस इज यू, तो आपको अपना पेट निकलता हुआ दिखेगा धीरे धीरे। और फर्स्ट हाउस में आपको दिखने लगेगा कि आपको सपने भी अब ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें या तो आप मेहनत कर रहे हो या काम कर रहे हो, काम ही काम कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट हाउस सैटर्न में इसको बोला जाता है कि एक जो रंग है वो राजा बनने जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग भी आती है फर्स्ट हाउस सैटर्न वालों को। बट लाइफ में डिले होती है, मैरिज में भी काफी फाइट्स होती है, क्योंकि यहाँ पे सीधे आपके मैरिज हाउस एस्पेक्ट करता है। अभी सेकंड हाउस में अगर सैटर्न आ जाए तो सेकंड हाउस का शनि बहुत अच्छा बोला गया कि ये पैसे की चिंता देगा, पर पैसा ज्यादा देगा, ठीक है, 100-200 करोड़ एटलीस्ट। हाँ, एटलीस्ट कम से कम, है ना, हल्का फुल्का 100-200 करोड़, ठीक है। सेकंड हाउस का सैटर्न में क्या होता है कि आप एक चीज मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ, आप अप्लाई करना। शनि एक मेलेफिक प्लेनेट है, मंगल एक मेलेफिक प्लेनेट है, राहु केतु मेलेफिक प्लेनेट है। ये जब किसी हाउस में बैठते हैं तो जो निर्जीव चीजें हैं उनको बढ़ाते हैं और सजीव चीजों को घटाते हैं, ठीक है। अभी सेकंड हाउस में ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा? सेकंड हाउस में जो निर्जीव चीज है वो पैसा है, जिसमें जान नहीं है, ये उसको बढ़ाता है। और जो सजीव चीज है वो आपके दांत हैं, ठीक है, ये दांतों को खराब करता है, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड हाउस में ये काम करता है। सेकंड हाउस में शनि बैठा है, मैंने कहा चिंता, हो सकता है इसके पास 100-200 करोड़ हो, पर चिंता अभी भी है पैसे की। क्या टैक्स ज्यादा ना देना पड़े, आज तो है, कल कहीं चले ना जाए, लुट ना जाए, चोरी ना हो जाए, कहीं मेरा बिजनेस ना डूब जाए, आज तो कमा ली, कल कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। तो ये चिंता भी शनि यहाँ सेकंड हाउस में देता है आपको। परिवार का भी हाउस सेकंड हाउस है, तो आपको अपने परिवार में हेल्थ इश्यूज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कि किसी को स्पेशली जैसे लेडीज हैं अगर कोई आपके घर में, तो उनको पैरों की दिक्कत देखने को मिलेगी सेकंड हाउस सैटर्न में। अगर आपका शनि सेकंड हाउस में और साढ़े साथी शुरू हो गई तो आपका काम बदलेगा और पैसे ज्यादा आएंगे, ठीक है। मनी के लिए टाइम पीरियड अच्छा होता है, पर याद रखना चेंज के बाद ही होगा। ये जो काम अभी कर रहे हो उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। फिर आपका सैटर्न हम मानते हैं, लेट्स सपोज थर्ड हाउस में आ गया शनि इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का शनि, ये हाउस क्या है, पहले ये हाउस सिबलिंग्स का है, ये हाउस ट्रेवल का है, ये हाउस आपकी मार्केटिंग का है। तो थर्ड हाउस में शनि हार्डवर्क के घर में हार्डवर्क का प्लेनेट है, डज वेरी गुड,
अच्छा काम करता है यहाँ पे। इंसान को मेहनती बनाता है, लेकिन आपके सिबलिंग की लाइफ में काफी स्ट्रगल देता है। आपके अगर भाई बहन है तो उनको किसी को करियर की या काम की या फिर मैरिज की कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई समस्या पैदा होने लग जाएगी, और यही चीज 7.5 में भी देखने को मिलेगी। शनि का तीसरे घर में बैठना आपके बेबी में प्रॉब्लम डालता है, ठीक है। आपके बेबी डिले होता है, प्रोजनी में इश्यूज आते हैं, या फिर सी सेक्शन बेबी होता है, इस तरह की चीजें शनि थर्ड हाउस में देखने को मिलती है। अभी सैटर्न, अच्छा यहाँ पे अगर 7.5 स्टार्ट हो गई तो ये क्या करेगा, ये आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग बना देगा, जितने हो उससे भी ज्यादा, और बहुत मेहनत आप करने लग जाओगे। नीच का यहाँ शनि बैठ गया तो नीच और उच्च पे अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ओके। नीच और उच्च कैसा होता देखा जाता है कि अगर शनि, अब क्यों होता है अभी मैं करूंगा, अच्छे में बात करूंगा, मजेदार है ये, एक्सॉल्शन और डेविएशन। चौथे घर का शनि यहाँ पे आपको अपने परिवार में कलेश देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये फैमिली एनवायरनमेंट का हाउस है। आपके मदर को घुटनों के दर्द देगा, घुटनों की परेशानी देगा यहाँ पे बैठकर। आपके डिजायर होंगे घर प्रॉपर्टी लेने में, व्हीकल लेने में, पर उन्हें डिले करेगा, धीरे धीरे आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आएगा नहीं, पर वो धीरे धीरे आएगा, देरी से आएगा। यहाँ पे जब शनि बैठता है और आपकी 7.5 चली जाती है, शुरू हो जाती है, तो एक तो आपको विदेश जाने का मन करता है, फॉरेन जाने का मन करता है, मौके भी मिलते हैं, पर वो अटक अटक के मिलते हैं, एक बारी में नहीं होगा। और अगर आप चले गए इसमें, अब अच्छा ज्योतिष में जो विदेश की परिभाषा दी गई है वो कि ऐसी जगह आपके जन्म स्थान से जहां पर एनवायरनमेंट अलग है और कल्चर अलग है। वो विदेश मतलब अमेरिका नहीं है, हाँ। कनाडा नहीं है। जब ज्योतिष बना था तब ये देश थे भी नहीं, नेपाल भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। अभी क्या है कि कोई कश्मीर में पैदा हुआ है तो उसके लिए बॉम्बे विदेश है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे कल्चर अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। दैट वे, हाँ। इतना अगर कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है तो उसके लिए बॉम्बे विदेश है, करेक्ट। कोई दिल्ली पैदा हुआ है तो बैंगलोर उसके लिए विदेश है, ठीक है। तो ज्योतिष में विदेश मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे आपके जन्म स्थान से मौसम अलग था और लोगों का कल्चर अलग था, ठीक है। ये फॉरेन का डेफिनेशन होता है। 5th हाउस में शनि अगर बैठ जाए, सैटर्न इन द 5th हाउस। अभी जो 5th हाउस है ये होता है आपकी एजुकेशन का, ये होता है आपके बच्चों का, बेबी का हाउस होता है ये। 5th हाउस होता है आपका मेंटल पीस, ठीक है। सैटर्न जब यहाँ पे बैठता है तो बोझ लगता है दिमाग में, किसी चीज का प्रेशर लग रहा होता है, किसी चीज की हरी होती है, जल्दबाजी होती है आपको कि कुछ पाना है और पता नहीं क्या पाना है। वो कंफ्यूजन भी यहाँ पे क्रिएट करता है। प्रोजनी में प्रॉब्लम करता है ये, अगर इस टाइम पीरियड में 7.5 चल रही है तो प्रोजनी में प्रॉब्लम आ जाती है आपको, और एजुकेशन ब्रेक कर देता है। शनि 5वें घर में बैठकर 16 से 18 साल में या तो स्कूल चेंज हुआ होता है या फेल हुआ होता है व्यक्ति, कुछ ना कुछ एक कहानी होती है 16 से 18 साल में, अगर ये यहाँ पे बैठा है। अभी आपके सैटर्न अगर 6th हाउस में बैठ जाए, जहां बैठा शनि वहां पे रोना धोना है, तो छठे घर में आप अपनी जॉब का रोना धोना करोगे, ठीक है, कि बॉस नहीं अच्छा मिला, ठीक है, जॉब चेंज करनी है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि इनकी जॉब बहुत चेंज होती है, क्योंकि हर जगह ये कुछ ना कुछ एक दिक्कत या चिंता या कोई परेशानी ढूंढ लेते हैं, या फिर अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं या बहुत एक मीडियोकर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो शनि छठे घर में अगर आप में से किसी का बैठा है, चेंज इज द परमानेंट कांस्टेंट फॉर योर जॉब। आप जितना चेंज अपनी जॉब में कर सकते हो करना चाहिए, हर 2-2.5 साल में 3 साल में जॉब चेंज कर देनी चाहिए, नहीं तो भी जब शनि कराएगा तो बहुत दुख होगा। यहाँ पर शनि बैठा है तो यू आर प्रोन फॉर आर्थराइटिस, आप प्रोन है, आपका स्टमक बहुत वीक है। अभी आपका स्टमक इतना सेंसिटिव है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते, स्पेशली अगर 7.5 चल रही है तो, ओके, ठीक है। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा अपने खाने का, ठीक है। वेज नॉन वेज की बात नहीं है यहाँ पे, रूटीन की बात है कि अगर मैं 7 बजे खा रहा हूँ तो डेली 7 बजे खा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने फूड इंटेक पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। और चलिए देखते हैं, अगर 7th हाउस में यहाँ पे शनि बैठ जाए तो क्या होगा। शनि इन 7th हाउस, आपको चिंता अपनी मैरिज की है, लड़ाई झगड़े अपनी शादी में है। शनि डिले का भी कारक है, तो शादी बहुत बार डिले होती है। शनि यहाँ पे अकेला बैठकर अपने आप में काफी है तलाक कराने के लिए, डाइवोर्स कराने के लिए। अगर इसको 1-2 प्लेनेट या राशियों का और साथ मिल गया तो ये निपटा देगा आपकी मैरिज को। तो क्योंकि ये दुख का देवता बोला गया, सैटर्न इज अ गॉड ऑफ पेन, तो आपको मैरिज का पेन देगा। बट और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अब इन लोगों को पार्टनरशिप नहीं एडवाइस की जाती कि आप बिजनेस पार्टनरशिप में मत करना, आप खुद करना और शनि का बिजनेस करना। शनि का बिजनेस होता है लोहे का, स्टील का, ये काम सारे एक्सपोर्ट्स के काम ये भी शनि के अंदर ही आ जाते हैं। ऐसे काम आप करना, रेफ्रिजरेटर का काम शनि का होता है, कैमरा का काम इस शनि नो, वो राहु है, ठीक है। कैमरा और ये सब चीजें भी तो लोहे से रिप्रेजेंट होती हैं। नहीं, ये इल्यूजन हम क्रिएट कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये स्पेस छोटा है बट इल्यूजन में लोगों को लगेगा बड़ा है। हाँ, हमारी हमारी लाइफ अलग है, ठीक है, रियल लाइफ, पर मूवीज में और ओटीटी में आप देखोगे कि वो एक अलग लाइफ है। तो जो इल्यूजन के काम है वो सब राहु के हैं, ठीक है। जो परसेप्शन बना रहे हैं हम लोगों का वो राहु का काम है। पर जब रावण ने ग्रह बदले थे अपने,
तो उसने शनि को 7वें घर पे लाके रखा था, सूर्य को लग्न पे रखा था, दूसरे पे मतलब सारे उच्च उच्च, दूसरे पे उसने चंद्रमा को रखा, शनि को उसने 7th हाउस में रखा, मतलब बेसिकली उसने सारे अपने ग्रहों को उच्च का कर दिया। अभी आप कह रहे हो कि 7th हाउस में शनि इज बैड। नहीं, मैं कह रहा हूँ 7th हाउस में शनि इज बैड फॉर मैरिज। तो मतलब गुड फॉर बिजनेस, गुड फॉर मनी। यहाँ पे बैठा व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो स्लो एंड स्टडी लगा रहता है अपने व्यापार में और उसको आगे बढ़ा, इसके अंदर पेशेंस है, बिजनेस को आगे ले जाता है। लाल किताब के हिसाब से देखा जाए तो मेरा शनि उच्च का हो गया 7th हाउस से बैठ के। करेक्ट कह रहा हूँ? करेक्ट। और अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मेरा जो शनि है वो सैजिटेरियस के साथ बैठा है, गुरु राशि के साथ। तो अब यहाँ पे शनि कुछ गलत नहीं कर पाएंगे, ऐसा? करेक्ट। शनि क्या, कोई भी प्लेनेट जब 9 नंबर में या 12 नंबर में बैठता है तो गुरु के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं, सब सर झुकाते हैं। मेरा शनि भी 12 नंबर में बैठा है। क्या बात है। तो बहुत परेशान नहीं करता है। ठीक है। और बस आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु बचा रहे हैं तो गुरु की बात माननी है। ठीक है। गुरु की बात क्या होती है कि भलाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ो और सिखाओ। ठीक है। किसी का बुरा मत करो। बहुत ज्यादा अभी यहाँ पे आपका बैठ तो गया, भगवान ने तो शनि दे दिया आपको गुरु की राशि में, आप रोज सुबह शाम आप दारू पीने में लगे हो, ठीक है, लोगों की बुराई करने में लगे हो, तो गुरु भी कहेगा रहने दे भाई शनि, तू अपना ही काम कर ले। ठीक है। मेरी बात तो नहीं मान रहा ये लड़का, तो ये भी बात हमें समझनी चाहिए। ओके। नहीं, पर मैं दारू नहीं पीता। अच्छी बात है, नहीं पीनी चाहिए। गुड बॉय हूं मैं। ठीक है। अब 8th हाउस का शनि, 8वें घर का शनि नशेड़ी बनाता है। 8वें घर का शनि एडिक्शन करवाता है, और एडिक्शन अगर आप कर रहे हो, पहले तो शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुरू करते तो खत्म नहीं कर पाते। एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, इनको सूखे नशे, गीले नशे, लड़कियों का एडिक्शन, पैसों के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, चीनी का एडिक्शन, किसी चीज का एडिक्शन इनको हो जाता है, शुरू ही नहीं करना चाहिए। होता नहीं कॉलेज में कि आज चल भाई ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, ये ट्राई करेंगे भी छोड़ नहीं पाएंगे। एंड ऑल्सो सैटर्न 8th हाउस में अगर आप अल्कोहलिज्म या फिर स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं तो ये आपको लाइलाज बीमारी दे देगा, ये आपको ना खत्म होने वाली बीमारी दे देगा। 8वें घर के शनि के लिए बोला गया कि उम्र बहुत ज्यादा देता है, और 8वें घर के शनि के लिए ये भी बोला गया कि अगर आप अल्कोहलिज्म में जा रहे हो तो बीमारी भी लंबी वाली देता है, तड़पाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह से नशे से बहुत दूर रहना चाहिए 8वें घर का शनि। और 8वें घर का शनि है, 8वां घर क्या है, 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट है। जब यहाँ पे 7.5 चलती है तो बहुत प्रॉब्लम देता है 8वें घर का सेटल, बहुत उनके मतलब बिजनेस में भी प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है, इवन हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम आती है। 9th हाउस सेटल। एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, मैं जब आपका पॉडकास्ट देखता हूँ ऐसी चीजों को मिस करता हूँ, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे कि किसी के 8th हाउस में 10 नंबर की राशि है, शनि की राशि है, और वहां पे बैठे कोई और ग्रह हैं, जैसे कि समझ लेते हैं कि चंद्र और राहु बैठ गया फॉर एन एग्जांपल। ओके, ठीक है। पर अब वहां पे और 7th हाउस का शनि हो गया। चलो आप कह रहे हो कि 7th हाउस का शनि 8वें घर में 10 नंबर हो गया, और 7th हाउस में शनि है। हाँ जी, यहाँ पे मून है और राहु है जी। तो अभी जैसे आपने बोला कि शनि अगर 8th हाउस में आ जाए तो नशेड़ी बना देता है, तो अभी यहाँ पे राशि इसकी आ गई, शनि की आ गई। अच्छा ये हाँ ठीक है। तो क्या ये इफेक्ट करेगी उसको? अभी क्या है कि जब भी कोई प्लेनेट अपनी खुद की राशि में बैठता है, तो जैसे ये घर मेरा है, तो मैं इसको जलाना नहीं चाहूंगा। ठीक है। मैं इसमें आग कभी नहीं लगाऊंगा, इवन कोई लगाएगा तो मैं बचाऊंगा उसको। तो एवरी प्लेनेट विच इज सिटिंग इन इट्स ओन राशि उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे बचाना चाहता है जी। ठीक है, वो तो मैं समझ गया, खराब नहीं करता उसको। ठीक है। लेकिन अभी जैसे अगर ये केस है, तो यहाँ पे इनमें से किसी की 10 नंबर नहीं है। चंद्रमा की 4 नंबर है, राहु की 11 नंबर होती है। ठीक है। सो ये दोनों प्लेनेट अपना काम करेंगे यहाँ पे इस हाउस में अपने तरह से। मून क्या है, मून 8वें घर में अच्छा नहीं होता है, चाहे जीवन में सब अच्छा हो, मन अशांत रहता है। ठीक है, मन को अशांति देता है। यहाँ पर राहु मून के साथ बैठा ओवर एक्सप्रेसिव बना देता है, ये व्यक्ति एक्सप्रेसिव बहुत हो जाता है, एक्सप्रेशन बहुत होता है। और इवन ऐसा भी होता है कि अगर आज दुख हुआ है, अगर आज दीदी रोई है, तो पूरे मोहल्ले को पता चलेगा मून राहु में कि आज दीदी को दुख हुआ था। अच्छा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेसिव है ना, तो वो एक्सप्रेस करेगा अपने सारी चीजों को, ये देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे शनि कुछ काम नहीं करेगा ना, शनि इंसान को नशेड़ी नहीं बनाएगा ना अगर ना, क्योंकि यहाँ पे 7वें घर में बैठा है ना, शनि 7वें घर पे बैठा है, पर उसकी राशि, क्योंकि कभी कभी ये भी बोलते हैं ना कि इस घर का मालिक यहाँ बैठा हुआ है, मतलब अगर देखा जाए कि 8वें घर का मालिक 7वें घर में बैठा है, 8वें घर का मालिक 7वें घर में बैठा है जी। तो 7वें घर में ये 8वें घर की चीजें लाना चाहेगा। 7वें घर में 8वें घर की चीजें लाना चाहेगा। हाँ। अच्छा,
ओके। तो मैरिज में क्या करेगा, एक तो सडन अचानक से मैरिज हो जाएगी क्योंकि 8th हाउस इज अ सडन इवेंट्स, ठीक है। दूसरा 8th हाउस इज पेन एंड सफरिंग, तो मैरिज में पेन एंड सफरिंग, ऊपर से सैटर्न खुद है। अब हालांकि सजिटेरियस है 7th हाउस में, तो कुछ हद तक तो बचेगा लेकिन बहुत हद तक नहीं बचेगा, ठीक है। ओके, ये सच्चाई है, ठीक है, ठीक है। अभी राहु को आपने 8वें घर में बताया, ठीक है, तो आई गेस ये आपका हॉरोस्कोप है मेरा ना? ही है, हाँ। तो ये राहु 8वें घर का राहु ज्योतिषी बनाता है, पता है मुझे, और ये मेरा भी है। हाँ, अच्छा। और इसी की वजह से हाँ। ज्योतिषी होता क्या है 8वें घर के राहु में, जब इनकी शुरुआत होती है तो दे नो लिटिल बट दे एक्सप्रेस लाइक कि आई नो मच, ठीक है, और जिससे लोग इंप्रेस होते हैं। हाँ। और फिर ये रात में, ठीक है, अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, सीख रहे होते हैं, जैसे कि 9 नंबर का बताया था आपने। सो ये 8वें घर का राहु करता है कि इन बातों के अच्छे होते हैं, ठीक है, और इंप्रेस होती है दुनिया इनसे, इनकी बोली ही इनकी कमाई बनती है, ठीक है, क्योंकि आप देखो राहु आस्पेक्ट करता है यहाँ पे वाणी के घर को, पर वहां पे केतु भी तो बैठ गया ना। अरे केतु बैठा तो खर्च करो, पैसा आएगा। केतु की फिलॉसफी, जहां मैं बैठा हूं वहां पे डिटैचमेंट ले आओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, अब 9th हाउस पे चलते हैं। 9th हाउस के शनि की 7.5। अभी 9th हाउस में सैटर्न, 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ जुपिटर, ठीक है, तो सैटर्न यहाँ खास परेशान नहीं करते, ठीक है, बट फिर भी आपके फादर के करियर में अप एंड डाउन लेकर आएंगे। आप अपने फादर से पूछना पापा काम करने में कितने पापड़ बेलने पड़े, तो कुछ ना कुछ कहानी वो जरूर सुनाएंगे। सैटर्न 9th हाउस में बैठा है तो आप पाएंगे कि आपकी सिस्टर इन लॉ से आपकी नहीं बनेगी, बिकॉज 9th हाउस इज ऑफ सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सैटर्न इन 9th हाउस आपको ऐसा फील कर लेना चाहिए कि लक आपके लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ कर्म है, ठीक है, कर्म 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 नो लक, ये फील कर लो, ये मान लो, उतना खुश है। अगर आप क्योंकि लक के भरोसे बैठे, क्योंकि भाग्य के घर में कर्म का देवता बैठा है, तो जो बैठा है उसकी बात चलेगी वहां पर, तो इस तरह से 9th हाउस में काम करेगा। लेकिन बहुत परेशान करता है सैटर्न 9th हाउस, मैंने अभी नहीं देखा है। अब मल्टीपल प्लेनेट यहाँ पर आके उसको हैम्पर करें तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ऐसे लोग ज्यादातर प्रैक्टिकल बनते हैं लाइफ में, भगवान में कम मानते हैं, ऐसा ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान में कम मानेंगे। ये भगवान में किसी एक गॉड के साथ ज्यादा अटैच हो जाते हैं या किसी एक सेक्ट में ज्यादा अटैच हो जाते हैं। ये मल्टीपल नहीं होते कि शिव जी भी, गणेश जी भी, विष्णु जी भी, लक्ष्मी जी भी, ये वो ऐसा नहीं होते। इनका है कि मेरे भोलेनाथ है तो बस भोलेनाथ। अच्छा, ये 9th हाउस सैटर्न कट्टर वाले लोग नहीं, कट्टर नहीं, नॉर्मल सौम्य, अच्छा, ठीक अच्छा, है, बट ऐसा नहीं मुझे भटकना नहीं है। अगर ये आप जी को मान रहे हैं, गुरु नानक देव जी को मान रहे हैं, तो उनको मानेंगे आराम से, और ज्यादा नहीं भटकेंगे इधर उधर, ठीक है, ये ऐसा नेचर। क्योंकि मैंने जितनी भी कुंडलीज देखी हैं अभी तक, उसमें जहां देखा है मैंने कि शनि किसी के 9वें घर पे हो, तो मैं उससे पूछता हूँ भाई तू प्रैक्टिकल भगवान में नहीं मानता? बोलते हाँ। ओके, नहीं, मेरे फादर का है सैटर्न 9th हाउस में, तो अच्छे खासे रिलीजियस आदमी है, ठीक है, और भी लोगों का है। सो होता क्या है ना कि जैसे अभी हम जो बातें कर रहे हैं, ये बहुत जनरल बातें कर रहे हैं। एक हाउस को पढ़ने के लिए उसमें किसका एस्पेक्ट आ रहा है, कौन सी राशि बैठी है, फिर उसका लिंक D9 चार्ट में क्या बन रहा है जाकर, तब जाकर आप किसी के बारे में कुछ बोल पाओगे। सही। दैट इज वाई होता क्या है ना कि लोग कहते हैं अरे यार मैंने रिलेट नहीं किया, और ऑन द सेम एंड कुछ कहेगा हाँ मैंने रिलेट किया, क्योंकि अभी मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूँ, अभी हम एक जनरल बातें कर रहे हैं। तो आपकी बात भी सही हो सकती है, मेरी बात भी सही हो सकती है। हो सकता है आपने जिनकी देखी उनका किसी और इफेक्ट आ रहा हो 9th हाउस में, मैंने जिनकी देखी कुछ और बात होगी। करेक्ट, ठीक है। 10th हाउस शनि, 10th हाउस सैटर्न, काम बार बार बदलता है, काम बार बार चेंज होता है, क्योंकि प्रोफेशन का हाउस है, बॉस से नहीं बनती है, फादर का पैसा बचता नहीं, फादर का पैसा खर्च हो जाता है, बिकॉज 10th हाउस इज फादर्स मनी, ठीक है। फादर का परिवार भी 10th हाउस है, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा आपके फादर के परिवार में बेबी को लेकर कोई एक हिस्ट्री रही है कि सबको दिक्कत आई थी या सब अपनी जॉब में बाहर चले गए थे, कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है फैमिली में जो कि बहुत अच्छी नहीं होती है। 10th हाउस सैटर्न ऐसे ही करता है यहाँ पे। अभी कई लोग कहते हैं कि 10th हाउस तो कर्म का घर है, कर्म के देवता यहाँ पे तो अच्छे रिजल्ट देने चाहिए। मैंने कहा शनि चाहे अच्छे भी हो जाए तो भी वो शनि है, ठीक है। सो अच्छा शनि भी कुछ ना कुछ दिक्कत देगा ही। जिनका शनि बहुत अच्छा भी होता है उनको भी पेट की तकलीफ देता है, हाँ। उनको भी पैरों में चोट लगाता है, ठीक है, उनको भी आलस आता है, ठीक है, क्योंकि शनि के लिए देने के पास पीड़ा ही है, ठीक है, तो पीड़ा देगा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। 11वें घर के शनि की अगर बात करें, 11वें घर का शनि बहुत अच्छा होता है, इवन 12वें घर का शनि भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। 11वें घर का शनि बस ये कहता है कि आपके जो दोस्त यार मिलेंगे वो बस दारू पीने के लिए ज्यादा बुलाएंगे, ठीक है, या यार दोस्त ऐसे मिलेंगे जिनको हर तरह की आदतें होंगी, ठीक है। जानते हो किसी को? बिल्कुल मैंने जितने भी 11 नंबर के शनि वालों को देखा है, उनके आसपास ऐसे लोग ही मिलते हैं जो कि सूखे नशे या तो दारू पीने के लिए बैठे होंगे, और कोई भी उनका सगा नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये जो 11th हाउस है ये रिलेटिव्स का और दोस्तों का है।
शनि यहाँ पर बैठ के इन्हीं को नहीं टिकने देता। आप इनसे पूछना, इनके फ्रेंड सर्कल बहुत चेंज हुए होते हैं। हाँ। स्कूल में कुछ था, कॉलेज में फिर धोखे बहुत मिलते हैं ऐसे लोगों ना। हाँ, इनको नहीं टिकता इनके साथ। इनको इवेंचुअली ये 30 या 30 के ऊपर चले गए हैं तो फिर ये अकेला रहना सीख जाते हैं। इनको पता चल जाता है कि ऐसी ही है दुनिया, ठीक है। फिर भी अगर विश्वास कर रहे हो तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 12वें घर का शनि, क्योंकि ये विदेश यात्रा का घर है, तो 12वें घर में शनि पहले फॉरेन जाने नहीं देता, और अगर आप चले गए तो फिर आने नहीं देता, ठीक है। तो करेगा क्या कि आपकी फ्लाइट डिले करा देगा, वीजा में प्रॉब्लम हो जाएगी, जहां जा रहे थे वहां कुछ इशू हो जाएगा, पर आप लगे रहो, फिर ले जाता है, फिर आने नहीं देता। फिर लोग कहते हैं मुझे इंडिया आना है, कैसे आऊंगा, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वहां पे आपका काम बन जाता है, फिर आप वहीं के होके रह जाते हो। तो 12वें घर का शनि ऐसा करता है। 12वें घर का शनि राजा भी बनाता है, ठीक है। तो 12वें घर के शनि में इंसान बस मेहनती रहे, उसको बहुत कुछ देता है 12वें घर। और 12वें घर का शनि इंसान को किसी ठंडी जगह पे लेके जाता है। शनि अपने आप में एक ठंडा प्लेनेट है, ठीक है, कोल्डेस्ट प्लेनेट है, इसीलिए उसको रेफ्रिजरेटर बोला वास्तु में, कि जहां शनि वहां रेफ्रिजरेटर ढूंढो, मिल सकती है, एसी मिल सकती है आपको। तो शनि कोल्ड प्लेनेट है, ठीक है। तो आप इसको उस टर्म में भी ले सकते हो कि कोल्डनेस आ गई है हमारे आपके रिश्ते में, तो वो शनि है, ठीक है। अब हम साढ़े सती की तो हमने बात कर ली कि हमें समझ में आ गया साढ़े सती 3 प्लैनेट्स पे चलती है। एक जहां पे शनिदेव आते हैं, उसके आगे और पीछे और बीच में, है ना। आपकी राशि है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर? 3। तो बेसिकली वैसा ही है सीन। तो अब साढ़े सती तो एक सब्जेक्ट है ही, मुझे ढैया के बारे में बात करनी है। ये ढैया कैसे पता चलता है कि कौन कौन सी राशियों पे ढैया चल रहा है? ढैया के लिए मैं कहूंगा कि बहुत सीरियस ना लें ढैया को, ठीक है। जितना सीरियस आप साढ़े साती को ले रहे हैं, साढ़े साती मैटर करती है। ढैया आती जाती रहती है आपकी, ठीक है। कुछ किताबों में 2-2 घंटे की भी बोली गई है कि ढैया, ठीक है। इवन ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं। 2.5 साल की नहीं होती? 2.5 साल की भी होती है, 2.5 साल भी बोली गई है, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें लिखी गई है। और होता है शनि से देखा जाता है, शनि के जिस राशि में बैठा उससे चौथा और 8वां देखा जाता है, कौन सी राशि आ रही है, तो उनकी ढैया वहां पे बोली जाती है, ठीक है। जैसे अगर आज एक्वेरियस में बैठा तो एक्वेरियस से चौथी राशि काउंट करिए और एक्वेरियस से 8वीं राशि काउंट करिए। हाँ, उन पे आपकी वो ढैया चलेगी 2.5 साल के लिए। अच्छा, तो वो अच्छी होती है ढैया या बुरी? डिपेंड्स ऑन शनि कैसा है कुंडली में, जो हमने मतलब जैसे अभी हमने डिस्कस किया, 9th हाउस में शनि है, हाँ, तो अच्छा है, ओके। आपका शनि अगर 2nd हाउस में है तो अच्छा है, शनि 11वें घर में है तो अच्छा है, 12वें घर में है तो अच्छा है। तो ये टाइम पीरियड 7वां नहीं बोला आपने, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है 7वें में उच्च चुका है। शनि को बहुत जगहों पे योग कारक बोला गया है, योग कारक यानी वेरी पावरफुल, वेरी गुड, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस उसको योग कारक मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने 7वें घर के शनि को मैरिज में प्रॉब्लम देखी, और जितने भी कंसल्टेशन होती है 60% मैरिज से रिलेटेड होती है। और ना करे ऐसा बंदा शादी तो बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, अब राहु केतु की बात करें। हाँ, ओके। राहु केतु से भी बहुत लोग डरते हैं। राहु केतु की बात तो एक साथ ही हो जाएगी, क्योंकि वो बैठते ही आमने सामने है ना। तो ये भी 1 to 12 लेके जाते हैं। ओके, ठीक है। राहु को समझेंगे पहले। राहु डिसेप्शन है, धोखा है, धुआं है, परसेप्शन है। राहु हर वो चीज है जो कि एक्चुअल नहीं है पर दिख रही है, रियलिटी से दूर लेकर जाता है राहु। इसीलिए किसी की जब राहु की दशा चलती है ना, तो उसके दिमाग में ख्याली पुलाव बहुत बनते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फिर मैं नीली बत्ती मिल जाएगी, फिर प्रिया के पापा से मिलूंगा, वो एक हाथ बार में शादी करा देंगे, फिर मैं तो पूरा भारत जीत लूंगा। ये ख्याली पुलाव है। एक्चुअल में वो बनियान पहने सोफे बैठा है, ठीक है। सो राहु इस तरह के राहु आपकी लाइफ में दशा के रूप में टाइम वेस्ट कराने आता है, ठीक है। आप सोचते रहो खूब होगा, ये होगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट एक्चुअल में आप काम नहीं कर रहे होते हो। फिर क्या होता है, कुछ दिन तक तो ठीक से मजा आता था, फिर आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो खुद से ही। तो राहु आपकी लड़ाई आपसे करवाता है, ठीक है, आपका दिमाग खराब करता है राहु। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, अगर आपकी राहु की दशा चली तो बहुत लंबी टाइम पीरियड होता है इसका, ठीक है। 18 ईयर्स का टाइम पीरियड बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। राहु और शनि अगर आ जाए, राहु की दशा शनि की अंतर्दशा या शनि की महादशा राहु की अंतर्दशा, वो टाइम और डिफिकल्ट हो जाता है फिर लोगों के लिए। तो ऐसे केस में जो सबसे अच्छी रेमेडी लाल किताब के लिए बोली गई वो गंगा स्नान। गंगा स्नान, ठीक है। चाहे बड़े से बड़ा टेररिस्ट हो, उसको सुकून अपनी माँ की गोद में मिलता है। बिल्कुल, गंगा माँ है, ठीक है। तो आप राहु के लिए गंगा स्नान करें। अभी राहु के दिन में करें, सॉरी राहु की रात में करें, यानी कि अमावस्या की रात है अगर, तो आप इस दिन करें गंगा स्नान। राहु का बहुत बड़ा उपाय भी है, और अमावस्या को गंगा स्नान आपके पूर्वजों को भी खुश करता है। क्या उपाय, एक बार फिर से बताओ राहु का। तो राहु को अगर आपको समझना है तो एक लाइन याद रखें, राहु जहां बैठेगा वहां पे आप सबसे ज्यादा अटैच होगे, उस हाउस की सबसे ज्यादा चीजें पाना चाहोगे आप। और राहु एक अधूरी बॉडी है, तो हमेशा अधूरापन वहीं पर है।
तो अटैचमेंट भी वहीं पर है और डिससेटिस्फेक्शन भी वहीं पर है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस इज यू, पर्सनालिटी, तो यू आर अटैच विद योर सेल्फ, आप सबसे ज्यादा खुद से अटैच हो और सबसे ज्यादा खुद ही से डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है। okay. सबसे ज्यादा खुद के लिए बारे में सोचते हो और वो नहीं मिलने पे खुद दुख हो जाता है। राहु लगन में बैठ जाना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी देता है। राहु कहता है कि ये सीधे रास्ते से नहीं जाना है, कुछ जुगाड़ बैठा लो, कुछ स्पीडी काम करो, कुछ अतरंगी करो, कुछ यूनिक करो। तो राहु इन सारी चीजों को फेवर करता है। अभी सेकंड हाउस में राहु बैठेगा तो क्या करेगा, अटैचमेंट फैमिली से देगा, मनी से देगा और डिससेटिस्फाई भी इन्हीं दोनों से रखेगा आपको। ओके। इसी तरह से मैरिज में देख लीजिए, यू आर वेरी अटैच विद योर स्पाउस, 7th हाउस राहु, ठीक है, और डिससेटिस्फाइड भी उसी आदमी से हो, ओके, ठीक है। 8th हाउस में राहु को बोला गया कि दिस पर्सन इज प्रोन फॉर ब्लैक मैजिक, प्रोन है, तंत्र ब्लैक मैजिक सबसे ज्यादा इसके ऊपर होता है और इसी को सबसे ज्यादा पढ़ने में मजा आती है, ठीक है, सीखने का भी मन करता है। एक टाइम पे इसका भी मन हो तांत्रिक बनूंगा मैं, आपने सीखा क्या? तो 8th हाउस राहु ऐसे काम करता है। 8th हाउस राहु में एक चीज और आप देखोगे, 8th हाउस में राहु बैठ के सिम्टम्स देता है जब भी कोई बैड न्यूज आने वाली होती है आपके बाथरूम के थ्रू। आपका बाथरूम में कुछ खराब हो जाएगा, कोई प्लम्बिंग इशू आ जाएगा, कोई दरवाजे में कोई सिटकनी खराब हो जाएगी, कोई बल्ब काम करना बंद कर देगा, इस तरह का कुछ होगा अगर 8th हाउस में राहु है आपका, और फिर उसके बाद कोई बैड न्यूज आएगी, ठीक है। तो ये राहु को वास्तु में बाथरूम का कारक बोला गया। तो जब भी 8th हाउस में वो आता है तो बाथरूम में कुछ करता है, समझ जाओ कुछ होने वाला, उसको जल्द से जल्द ठीक कराइए और राहु की रेमेडीज करिए। राहु की बेस्ट रेमेडी मैंने बताई दी आपको, गंगा स्नान है। कब? अमावस्या के दिन, महीने में एक बार अमावस्या आती है, उस दिन आप गंगा स्नान करें। अभी कई लोग बहुत दूर रहते हैं तो कोई भी आपके पास पवित्र नदी हो उसमें स्नान करें, नहीं है तो आजकल तो ऑनलाइन भी गंगा जल मिलने लग गया है। अरे नहीं, ठीक है, ये तो बेकार के उपाय हैं। फिर तो लोग ऐसी, मैं तो देखा है कुछ लोग गंगा जल के नाम पे वही टूटी में से पानी भर के दे रहे होते हैं। कहते हैं नहीं पानी तो वहीं से आ रहा है, गंगा जल से ही आ रहा है। हाँ, बोलते हैं ऐसा कि गंगा से ही आ रहा है पानी। नहीं, आप जैसे हम लोग जब पिलग्रिमेज में जाते हैं तो खुद भी लेकर आते हैं ना। हाँ जी, तो कभी आप जाओ तो खुद ही ले आओ, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है, मतलब नकली भी मैंने देखा है। हाँ, कुछ लोगों को वो बोलते कह रहे ये नदी जो टूटी है ना वो कनेक्टेड है वहां से, तो वहीं से आ रहे हैं। जैसे कोई चलो अब जैसे यमुना जी वृंदावन में है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में खराब है, वहां पे लोग वही कपड़े धो रहे हैं, झाग बनी पड़ी है, पॉल्यूशन हो रखा है, लेकिन है तो वो यमुना जी ना, तो उसमें से भर के वो यमुना जी का उपाय कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप अब मैंने क्या कहा, अमावस्या को करना है। हाँ। आप नहीं कर पा रहे हो तो साल में कभी एक बार टाइम निकाल के आप हरिद्वार घूमने जाएं, ठीक है, गंगोत्री घूमने जाएं और वहां पे ये रेमेडी कर लें। अच्छा, नहीं हो पा रही ये रेमेडी, मान लो ये टफ रेमेडी, तो और क्या कर सकते हैं? राहु के लिए, राहु के लिए जौ का दान किया जाता है, ठीक है, उसको डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है। राहु के लिए नॉर्थ वेस्ट को घर में क्लीन किया जाता है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को और साउथ वेस्ट दोनों को। okay. नॉर्थ वेस्ट मून के लिए, क्योंकि राहु के लिए हमें आपके चंद्रमा को ठीक करना है। और एक बहुत गजब की आपको रेमेडी बताऊं, राहु को कंट्रोल करता है मंगल, ठीक है। आप अगर मार्स को ठीक कर लो, मार्स इज, आप अपने मंगल को अपने बेड पे रख लो। कैसे रखोगे? क्रिस्टल्स आते हैं मंगल के कई सारे, जैसे कार्मेलियन, रेड जैस्पर, ये मंगल के क्रिस्टल्स हो गए। रेड कलर का कोई भी क्रिस्टल हो गया, ठीक है, आप उसे अपने सिरहाने रख के सो, या उसके जियोइड या उसकी क्रिस्टल अपने बेड पे रखो। एक लाल किताब में उपाय बताया गया कि आप लाल कपड़ा लीजिए सूती, उस पे आप सौंफ डालिए, उसकी पोटली बनाइए और अपने तकिए पे डालिए। सौंफ, हरी सौंफ, फीनल सीड्स, ओके। और ये भी मंगल, तो जिनको बुरे सपने आते हैं, डर लगता है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, उनके लिए भी रेमेडी काम करती है, ठीक है। आपने एक जौ वाला उपाय बताया ना, मुझको किसी ने बताया था एक लाल किताब का उपाय, कि एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में 4 किलो जौ डालनी, क्योंकि 4 रिप्रेजेंट राहु, उसको उसमें गौमूत्र डालना है, छिड़काव करना है, उसको सर से एक बार वार के उसे चलते हुए पानी में बहा दो, तो आपके पास 10 दिन में खूब पैसा आता है। ये कैसा उपाय है? ये है ऐसा कुछ? बात ऐसी ना, ज्योतिष की दुनिया में हर किसी के पास अपने अपने उपाय हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी कोई स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, हर किसी ने अपने अंदाज में पढ़ा है, किसी ने यूट्यूब से, किसी ने किताबों से, किसी के फैमिली में लेगेसी चली आ रही है। हर किसी के उपाय बताने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। इवन जेमस्टोन रिकमेंडेशन में भी लोगों की अलग अलग तरीके होते हैं जेमस्टोन रिकमेंड करने के लिए। तो आपको अगर लगता है कि आपको पहले भी उन्होंने कुछ बताया था, काम किया था, तो जरूर मानिए। नहीं, मतलब मैं तो ये अपने ऊपर रेमेडी नहीं की मैंने, मैं तो बस ऐसे बता रहा हूँ कि मैं तो हर उस रेमेडी में विश्वास करता हूँ जो दान करने को बोलती है, दान करने को, डोनेट करने को बोलती है। तो भाई ये दान करना नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जौ है, अगर आप चलते पानी में फेंक रहे हो जहाँ पे फिशेज होंगी, नहीं, आप चलते पानी में फेंको तो लाल किताब है, लाल किताब में सारी चीजें चलते पानी में फेंकवाई जा रही है, ठीक है। यू डू दैट, बट डोनेट भी तो कर दो ना, ठीक है, किसी के खाने के भी तो डोनेशन उनके लिए नहीं है, ठीक है।
मछलियों के लिए है, बिल्कुल है, मान लिया मैंने, पर मेरे अभी इसमें आप कह सकते हो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, गरीबों को दे दो, इंसानों को भी दो, ठीक है, जरूर दो, ठीक है, वो कर रहे हो तो इसमें करने में क्या ही अर्ज है। सही बात है, करेक्ट करना चाहिए, करेक्ट है। अच्छा, आपने बोला कि गुरु राहु जो है वो मंगल से ही ठीक होता है? नहीं, से ही नहीं ठीक होता, एक उसका ये है कि आप गुरु से वो गुरु के साथ उसका वो लव एंड हेट का रिलेशनशिप है। हाँ। ठीक है, जैसे किसी का गुरु और राहु बैठा होता है साथ में, गुरु कहता है कि नहीं अच्छे काम करने हैं, सिधाई से चलना है, राहु कहता है कैसे चलूं सिधाई से। तो ये लव एंड हेट का रिलेशनशिप दोनों में चलता है कि गुरु उसको समझाता रहता है, राहु कभी कभी समझता है, कभी कभी रिवोल्ट करता है। इससे कहा गया गुरु चांडाल दोष। गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं, ऐसे लोग अपने काम के लिए घर छोड़ ही देते हैं। जो देख रहे होंगे वीडियोस में, कई लोग अपने घर के बाहर चले ही गए होंगे। फोटोग्राफी का शौक होता है इसमें गुरु चंडाल वालों को, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, सोशल मीडिया, इन सब चीजों का बहुत शौक होता है गुरु चंडाल में। गुरु चंडाल में ये बोला गया कि पास्ट लाइफ में आपने अपने गुरु के लिए कुछ गलत किया था, उनको दक्षिणा नहीं दी थी, या उनके पढ़ाई का जो भी था, कुछ भी आपने हो सकता है मिसहैपनिंग की हो, जिस वजह से इस लाइफ में आपको गुरु चंडाल मिला। और इस लाइफ में गुरु ढूंढना बहुत कठिन हो जाएगा, टीचर मिलना बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए, मेंटोर मिलना कठिन हो जाएगा, खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, खुद ही आगे बढ़ना है। गुरु चंडाल दोस्त। और किसी की गुरु चंडाल योग की महादशा आ गई, सपोज कुंडली में नहीं बैठा हुआ गुरु और राहु एक साथ नहीं बैठे, ना एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन गुरु चंडाल योग का उसका महादशा और अंतरदशा आ गई, इसको ऐसे कहेंगे, गुरु की महादशा आई और राहु की अंतरदशा आ गई। करेक्ट। या राहु की महादशा थी, गुरु की अंतरदशा आ गई। तो इसमें क्या होगा, पहले इसके मन में आएंगे नेगेटिव थॉट्स। ओके, ठीक है, कि यार इसका नुकसान कर देता हूँ, या अपने स्पाउस को चीट कर देता हूँ, या अपने पार्टनर से पैसे मार लेता हूँ, कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। फिर एकदम से गुरु आएगा कि नहीं यार ये सब नहीं करना चाहिए, गलत बात है, तो फिर बच जाएगा ये इस तरह का। और ये बार बार होगा इसके साथ, पहले थोड़ा सा उग्र होगा, फिर इसको आएगा कि यार क्या है, क्यों किसी का दिल दुखाना, क्यों किसी के साथ गलत करना। तो ये जुपिटर ऐसे काम करता है। ओके, तो अगर जैसे किसी का कुंडली में राहु गुरु एक साथ नहीं बैठे, और किसी का राहु बहुत अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है, कौन सा अच्छा पोजीशन होता है? 6th राहु के लिए 10th हाउस बहुत अच्छा है, 6th हाउस भी बहुत अच्छा है राहु के लिए, दोनों पोजीशन का। ठीक है, तो अगर राहु अब 10th हाउस से बैठा है, राहु 10 में दुनिया बस में, जैसा कि आप बोलते हैं अपनी हर वीडियो में, और साथ में गुरु बैठ जाए लग्न पे, तो अगर इनकी वो गुरु और राहु की आ गई, गुरु चंडाल योग का समय आ गया, तो उसका ये गुरु चंडाल योग अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा? मैंने एक बेसिक तो बता दिया कि कैसी फीलिंग्स आएंगी आपके मन में। अभी किसी का राहु 10वें में बैठा है, गुरु लग्न में बैठा है, उसका लेट्स सपोज उसकी राहु की दशा आ जाती है, तो सबसे पहले तो राहु जहां बैठा है उस हाउस का काम करेगा। किसी भी दशा को अगर आपको समझना है कि इस दशा में मेरे साथ होगा क्या, तो वो प्लेनेट के कारक तत्वों को पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, तो जैसे राहु है, तो राहु क्या करेगा, राहु इल्यूजन देगा, ओवर थिंकिंग देने लगेगा, आपको ये लगने लगेगा कि काम में मेहनत बहुत करनी है, सब मेरे बारे में अच्छा सोच रहे, जबकि हो सकता है कि इसकी उल्टी कहानी चल रही है। ठीक है, तो राहु का जब भी समय आए तो आपको हमेशा अपने वेल विशर्स के साथ बातें जरूर करनी चाहिए, नहीं तो कई चीजें आप अपने दिमाग में सोचते रहोगे और आप अपनी एक छोटी सी दुनिया में खुश होने लग जाओगे, बट रियलिटी से दूर चले जाओगे। इसी को तो इल्यूजन बोला गया है। राइट, ठीक है, तो आपके वेल विशर होंगे जो आपको डांट सकें, जो आप कह रहे हैं ज्यादा मत उड़, नीचे बैठ, ऐसे लोगों के पास जरूर रहना चाहिए, वो आपको ठीक रखेंगे। ओके। अच्छा, अब आप जैसे लाल किताब की भी बातें करते हैं और लाल किताब के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं, तो ये लाल किताब के उपाय ज्यादा अच्छे होते हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के? लाल किताब जो है आप देखोगे तो ये लिखी गई 1939 में। 1939 से 1952 में 5 लाल किताबें आई। ठीक है, लाल किताब का फरमान, लाल किताब के अरमान, लघु लाल किताब। इट इज अ वेरी रिसेंट सब्जेक्ट। लाल किताब में एक कोशिश करी थी पंडित जी ने कि जो कठिन ज्योतिष है उसको सबके लिए अवेलेबल बना दिया जाए। राशि का कॉन्सेप्ट हटा, उच्च नीच का कॉन्सेप्ट हटा दिया, रेट्रोग्रेड का कॉन्सेप्ट हटा, कम्बस्ट वम्बस्ट सब हटा दिए, नौमान शोमान के सारे झमेले हटा दिए। ठीक है, सिंपल बनाने की उसको कोशिश करी गई। लाल किताब बहुत हद तक ये बताती है जीवन जीना कैसे। आप देखोगे जब आप लाल किताब पढ़ोगे तो उसमें रिश्तों की बड़ी अहमियत दी गई है कि मंगल ठीक करना, भाई के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ, शुक्र ठीक करना है तो अपने स्पाउस की इज्जत करो। ठीक है, शुक्र के 7th हाउस में बोला गया कि अंधी लूली लंगड़ी किसी भी लड़की से शादी करो आप। ठीक है, अब क्या है, लाल किताब को जब आप लिटरल मीनिंग पकड़ोगे तो हमेशा गलत समझोगे क्या बकवास लिखी है। ठीक है, क्योंकि आपको क्यों करूं मैं अंधी से शादी। ठीक है, बस वहां पे उसका जो रेफरेंस है वो समझना, जो कहना चाह रहा है वो समझना है कि आप अपने स्पाउस को जज मत करो, डोंट जज योर स्पाउस। ओके, ठीक है, वो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करो। लाल किताब में एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है जुपिटर के लिए, 10वें हाउस का जुपिटर। ठीक है,
नेकी करो जूते खाओ। ये तो आप अपनी हर वीडियो में बोलते हो। 10th हाउस में ये, अभी इसको कहेंगे क्यों नेकी करने से मना कर रही है लाल किताब? नहीं, ये कह रही है अपना बिजनेस जो कर रहे हो ना बेटा, उसमें नेकी मत करो ज्यादा। ठीक है, अभी ऐसे आप पॉडकास्ट करते हो, इट इज योर वर्क। ठीक है, अभी हर कोई आए मेरा भी करो, मेरा भी करो, मेरा भी करो, तो आप करो ला तुझे फेमस बना दूं, ला तुझे फेमस बना दूं, तो आप एक दिन में एग्जॉस्ट हो जाओगे और आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इतनी नेकी भी नहीं करनी है। करेक्ट, अपने काम के साथ। ओके, ऐसे बहुत कुछ बोला गया लाल किताब में कि जुपिटर अगर 4th हाउस में है तो मंदिर मत जाओ। ठीक है, 7th हाउस में है तो आप बहुत पूजा पाठ मत करो, शादी भी नहीं होगी ऐसा बोलते हैं लाल किताब। मैं वही उस पे आता हूँ। ठीक है, जुपिटर 4th हाउस में बोला मंदिर मत जाओ, लोग कहेंगे क्या गलत बात। ठीक है, तो वहां पे बोला, इसका एसेंस ये है कि यूजुअली क्या होता है कि जुपिटर 4th हाउस वाला पेट में भी दर्द है तो भी मंदिर में भगवान के सामने लेट जाता है, भगवान कुछ करो, आज मैं ये चढ़ाऊंगा वो करूंगा। तो उसने कहा कि अरे दे तो दिया तुझे जुपिटर 4था घर, बड़ी अच्छी पोजीशन दी, अब क्यों बार बार मेरे पास आ रहा है? क्योंकि 4था उच्च का हो जाता है ना गुरु। हाँ, वो कैंसर राशि में और पक्का घर चंद्रमा का, चंद्रमा की राशि में जुपिटर उच्च का होता है। ठीक है, देखिए उच्च नीच का जो कॉन्सेप्ट अगर आप लगा रहे हो तो आप राशि जरूर देखना। यहाँ पे लाल किताब और वैदिक को मिक्स करके हम लोग बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत हो। अभी 7वें घर के लिए बोला गया कि ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, घंटी बजा बजा के पूजा नहीं करनी चाहिए। रीजन उसके पीछे का, 7वें घर में जब किसी का जुपिटर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा मैरिज के बाद अध्यात्म की तरफ जाने लगता है। तो कहा गया कि भाई तेरी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, वाइफ है तुम्हारी, उनका ध्यान रखो, ये अध्यात्म नहीं, अभी गृहस्थ जीवन को पहले पूरी तरह से निभाओ। इतना नहीं कि अब बैरागी बनेंगे, हिमालय जाएंगे। तो वहां पे यही जीवन जीने का तरीका बता रही है लाल किताब। तो कंट्रोवर्शियल किताब है, प्रसिद्ध ये हुई अपने उपायों के लिए। ठीक है, इसके उपाय बड़े सिंपल से थे, यहाँ दिया जला दो, वहां पे इतना दान कर दो, इतने आप पानी में बहा दो, तो इतने इजी रेमेडीज थी इसकी। जैसे मंगल की रेमेडी है, नीम का पेड़ लगा दो, ठीक है, मंगल ठीक होने लग जाता है। ठीक है, सो रेमेडीज बहुत इजी थी, तो अभी जो कॉमन जनता उनके लिए एक्सेसिबल हो गया था। ओके, ठीक है, अब वो कर सकते थे। अदरवाइज रत्न लेना, पूजा कराना, यज्ञ कराना एक महंगा काम है, हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए लाल किताब जनमानस में प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, क्या ये काम करती? जी हाँ, काम करती है। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में इसकी बातों को सच होते देखा है और इसके उपायों को भी काम करते देखा है। हमें उपाय कौन से ग्रहों के करने चाहिए, जो अच्छे हैं या जो हमारे ग्रह खराब हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप पॉडकास्ट में या यूट्यूब पे जितने भी उपाय सुनते हैं वो कोशिश करिए कि ना करें। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आपकी कुंडली नहीं देखी जा रही है, यहाँ पे जनरल बातें हो रही हैं। कई बार उपाय बैकफायर कर देते हैं। कोई नीलम का व्याख्यान कर रहा है, आपने सोचा कि अरे बच्चन जी पहनते हम भी पहनेंगे, ठीक है, चले जाओगे। ठीक है, सो ना मत करना है उपाय। आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से मिले, ठीक है, आजकल पारा जी भी देख रहे हैं, आप इनसे मिले। मैं नहीं देखता, मैं कुंडली नहीं देखता। ठीक है, और उसके बाद ही कोई उपाय करना चाहिए। उपाय बहुत कम करने चाहिए, रेमेडी बहुत कम करनी चाहिए, व्यवहारिक बदलाव ज्यादा लाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और ज्यादा अच्छा करोगे दुनिया का तो अच्छा लौट कर आएगा। व्हाट यू गिव वो कम आता, वापस आता, आज नहीं आएगा कल आएगा, पर आएगा जरूर। ऐसे जीवन जीना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था ना कि ग्रहों की जो उपाय हैं, जैसे कि बताया जाता है कि आप ये उपाय करो, आप ये उपाय करो, जैसे कि आपने मुझे भी बोला कि पारस आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए, है ना? तो अब चंद्र मेरा खराब है, इसलिए उपाय करना चाहिए। चंद्रमा 8वें घर में बैठा ना जी, नेचुरली वो वहां पे डेबिलिटेड होता है। जी, प्लस वो राहु के साथ बैठ गया। हाँ, हालांकि डिग्री 10 से ज्यादा है जी, ठीक है, 12 डिग्री का डिफरेंस है आपकी कुंडली में। हाँ, यूजुअली बोला जाता है कि 10 डिग्री का हो तो कंजंक्शन माना जाएगा। ठीक है, बट 12 में भी काम करता है वो। राइट, ठीक है, सो आप कई बार होगा ना, बातों बातों में बहुत बातें बता दोगे सामने वाले को। मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी फिर बाद में रियलाइज होगा यार नहीं बताना, क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया। ठीक है, तो ये चीज इसलिए चंद्रमा कंट्रोल करना है। प्लस मन अशांति वाली जो बात बोली मैंने, कि आपका सब कुछ होते हुए मन हमेशा कुछ ना कुछ, पता नहीं वो कुछ ढूंढ रहा है। तो आप जब मेडिटेट करोगे या 8th हाउस का काम करोगे, चंद्रमा जहाँ होता है मन वहीं लगता है जी। 8th हाउस में बैठा तो आपका मन देखिए इन सब चीजों में, एस्ट्रोलॉजी में ही लगता है। और मेडिटेशन मैं करता हूँ, मैं राधा रानी का नाम लेता हूँ, या राहु की तो वाट लगा चुका हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपका सबसे बड़ा उपाय है श्रीहरि। ठीक है, क्योंकि कोई ज्योतिषी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। तो बस आप जब तक श्री कृष्ण है, राधा रानी है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है भाई, बहुत मजा आया मुझे राहु केतु की बात करने में। अब बात करते हैं राहु केतु से रिलेटेड ही काल सर्प दोष के बारे में, कि काल सर्प दोष किन लोगों को होता है और लोग कैसे चेक करें कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। अगर आप अपनी कुंडली खोलते हो, ठीक है, और आपको यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे हम बना देते हैं ताकि ज्यादा बेटर समझ आए जी। बेसिकली काल सर्प का मतलब है कि 2 प्लेनेट है, राहु और केतु। इनके बीच में अगर आपके बाकी सारे प्लेनेट आ गए
तो आपके काल अब कैसे आते हैं बीच में? फॉर जी। एग्जाम्पल राहु यहाँ बैठा था, जी केतु यहाँ बैठा था, जी अब आपका सारा कुछ मार्स, सन, मरकुरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, ये सब एक तरफ आ गए जी और आधी कुंडली खाली है, जी तो काल शब्द दोष है। ठीक है। ठीक है, ऐसा बोला गया। अभी जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट हाउस में ही बने, ये भी ऐसे भी हो सकता है कि लेट्स सपोज राहु यहाँ बैठा था, केतु यहाँ बैठा था और बाकी के सारे प्लेनेट इधर थे और ये पार्ट आपका खाली था, खाली हो गया। तो आधी कुंडली खाली है हाँ और आधी कुंडली में सारे प्लेनेट हैं राहु जी। केतु के बीच में, तो काल शब्द दोष माना गया। जी एंशिएंट टाइम से नहीं था, बाद में स्कॉलर्स ने इसको ऐड किया, बट ये काम करता है। क्या जी। करता है? काल शब्द दोष हर कदम पे एक चैलेंज आपके इंतजार कर रहा होता है, बाहें फैलाकर ऑब्स्टेकल्स आपका इंतजार कर रहे होते हैं। दैट इज वाई काल शब्द दोष जब होता है तो मुश्किलें बढ़ती चली जाती जी। है। ठीक है, और इनको ऐसे आदत पड़ जाती है एक टाइम के बाद कि मेरे साथ तो होना ही है, ये हर बार होता है। ठीक है, और वो आपने डायलॉग नहीं सुना कि मैं ही क्यों? ठीक है, सो ये काल शब्द दोष में लोग बोलते हैं। ओके। लेकिन अगर आपका काल शब्द दोष है और राहु आपका बुध की राशि में बैठा है 3 या 6 में, या शुक्र की राशि में बैठा है 2 या 7 में, तो ये काल शब्द दोष आपको लाइफ की एक चीज छीनेगा और बाकी सब कुछ दे देगा। ओके। और वो चीज होगी आपका प्यार, ओह वाओ, मैरिड लाइफ। ठीक छीन है, लेगा। हाँ, तो बहुत एक प्रधानमंत्री भी बने देश के जिनका काल शब्द दोष था। ठीक है, उनकी मैरिड लाइफ नहीं थी। ठीक है, और देश के प्रधानमंत्री बन के राजा बन गया। हाँ। तो ये इस तरह से भी काल शब्द दोष काम करता। तो हमेशा डरने वाली बात नहीं है। क्या करना चाहिए अगर काल शब्द दोष है? सिर्फ आप भोले बाबा को याद करो। ठीक है, आप उनकी पूजा करो, रुद्राभिषेक करो, काल शब्द दोष ठीक हो जाएगा। बाकी इसकी पूजाएं भी होती हैं, महाकाल उज्जैन में होती है, त्र्यंबकेश्वर में होती हैं। बट जब इनकी पूजा अभी ना नॉर्थ इंडिया में कमर्शलाइजेशन बहुत हो गया पूजा का, तो आपकी भी पूजा कर रहे हैं, आपकी भी कर रहे हैं, आपकी भी कर रहे हैं, सबकी इकट्ठा कर लें क्योंकि उनको चौथी पूजा में जाना है। सो आप पंडित जी को कहो कि पंडित जी आराम से करिए, आपको हम आपके दक्षिणा अच्छे से देंगे और जल्दबाजी मत करिए। जब आप ऐसा बोलोगे तो वो करेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये इसके उपाय भी हो जाते हैं ऐसे ही। 50-50 हजार रुपए की पूजाएं होती हैं, और अगर किसी के पास 50,000 रुपए नहीं है, मैं कहता हूँ 20,000 रुपए भी नहीं है काल शब्द दोष की पूजा कराने के लिए, 1,000 रुपए भी नहीं है, वो क्या करे? भोलेनाथ का मंदिर है, आप जल तो चढ़ा सकते हैं ना शिवलिंग पे, तो ये करिए। ठीक है, ठीक है। ये सारे सांप उनके गर्दन में घूमते रहते हैं। ठीक हाँ। है, ये भोलेनाथ से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो आप अगर भोलेनाथ के भक्त हैं, उनके मंदिर जाइए, जल अभिषेक करिए। रोज नहीं जा पाना है, कम से कम सोमवार को जरूर जाइए, सबसे बड़ा उपाय है काल शब्द का। पर अच्छा चलो मैं इससे एक और बात निकालता हूँ। आपने बोला सोमवार को चाहिए, हर दिन तो भगवान का है, तो सोमवार ही क्यों? एक डेट वो दिया गया, ठीक है, कि हवा तो हर जगह है पर टायर में भरने के लिए पंप वाले के पास जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो इसलिए सोमवार, क्योंकि उस चंद्रमा के होरा से शुरू होता है वो दिन। और चंद्रमा उनके सर पे, उन्हें चंद्रशेखर भी कहा जाता है, इसलिए सोमवार। जी ठीक है। एक ना मैं एक उपाय बताता हूँ लोगों को काल सर्प दोष का, जो कि मैंने किया हुआ है और काफी इफेक्टिव है, जबकि मुझको काल सर्प दोष है नहीं। किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि तो काल सर्प दोष है, तो मैंने जाके पूजा भी कराई थी, पर वो जबकि जरूरत थी नहीं, क्योंकि अभी मैं अपनी कुंडली पढ़ने लगा हूं तो मेरे काल सर्प दोष है ही नहीं। एक काल सर्प दोष की ऐसा भी होता है कि जिस दिन नाग पंचमी आती है ना, नाग पंचमी वाले दिन एक लोहे की कटोरी लें, लोहे की कटोरी में चांदी के नाग नागिन डाल लें और उसमें शहद डाल लें, बस उसको नागिन जो रखे हैं कटोरी में कि वो ढक जाएं, बस वो ढक के अपना सुबह एक बार सर के ऊपर मार के उसको शिवलिंग पर रख दे, तो आपका काल सर्प दोष की पूजा हो जाती है। इट्स काल सर्प दोष इज लाइक अ फीवर, कि आपको हर साल में एक बार उसकी पूजा करनी ही है, उसको शांत करना ही है, आपको बेसिकली फीवर की डोलो खानी है ऐसा। सो जो आपने बोला ना कि जब पता नहीं होता तो ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैंने ज्योतिष इसीलिए करना शुरू किया था। ठीक है, कि मैं पढ़ाऊंगा जी। मैं आज भी अपने आप को एक कंसल्टेंट से ज्यादा टीचर समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे मजा भी उसी में आता है। ठीक है, तो हर किसी को ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको रिस्पेक्ट दिलाता है। आपको अगर आ गया तो लोग बार बार आएंगे, देख लो जी, बिल्कुल इज्जत मिलती है। बिल्कुल, आप अगर कमाना चाहते हैं तो आप कमा भी सकते हैं। ठीक है, आपकी अर्निंग भी होती है, सही डायरेक्शन दे सकते हैं आप किसी को, अच्छा काम भी है, लोगों से मिलने का मौका भी देता है। ठीक है, तो ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी खुद ही सीख लो, सब इजी, सब यूट्यूब पे पढ़ा भी है। ठीक है, इवन मेरे चैनल पे मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं जी। ठीक है, आप वहां से सीखो ताकि कोई भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन ना दे पाए जी। जी, तो ये जो मैंने ये जो चांदी के नाग नागिन का आपने बताया, जब हम पूजा कराने पंडित जी के पास जाते हैं वो भी ऐसे ही कराते हैं। अच्छा, ऐसे ही कराते हैं? वो पानी में भी कुछ लोग प्रवाह करवाते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताओ पूजा से रिलेटेड।
कई बार हम अपनी मांगलिक शांति पूजा करा लेते हैं, कई बार हम अपना पिशाच दोष शांति पूजा, दुनिया भर की पूजाएं होती हैं, पर क्या आपकी पूजा डाइटी ने एक्सेप्ट करी या नहीं करी? हाँ वही। ठीक है, अभी मैं आपके घर आया, आपने मुझे खूब खाना यार, मैंने खाया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे मन में कोई वो गलत बात आ गई या मेरा मन ठीक नहीं था। अच्छा। तो आप कैसे सोचोगे आपका मेहमान खुश हुआ? राइट, ठीक है, या आप जिसके लिए इतनी पूजा कर रहे थे, सब प्रपंच रचा था, हाँ, आपकी पूजा एक्सेप्ट हुई या नहीं एक्सेप्ट? राइट राइट। सो नॉर्थ इंडिया में तो मैंने ये कल्चर नहीं देखा, लेकिन साउथ इंडिया में जब आप जाते हो तो कौड़ियां उछाल कर वो पूछते हैं डाइटी से। कौड़ियां उछाल कर? कौड़ियां उछाल, उनका प्रोसेस होता है, मुझे इसमें नहीं पता कैसे, बट वो पूछते हैं। ओके। और हाँ या ना में जवाब आता है। ओके। ये पूजा एक्सेप्ट हुई है, पूजा एक्सेप्ट नहीं हुई है। ठीक है, अगर नहीं होती है तो आपको दोबारा करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ रिपेंटेंस हो, पश्चाताप करने के बाद दोबारा पूजा करनी पड़ती है। ओके। इट इज नॉट लाइक कि आप खूब पाप करो और जाके पूजा कर दो। तो वो साउथ इंडिया में अभी भी ये कल्चर प्रिजर्व है, ऐसा मैंने देखा है। नॉर्थ इंडिया में अभी होना बाकी, क्योंकि यहाँ पे कमर्शलाइजेशन ज्यादा होता जा रहा है। ओके। अच्छा, आपने अभी ये भी बात करी कि शिव जी गले में सांप को लेके घूमते हैं। क्यों लेके घूमते हैं शिव जी सांप गले में? शिव जी तो बहुत कुछ लेके, जैसे जटाओं में गंगा है, ठीक है, उनके जटाओं में चंद्र भी है, हर चीज का एक रेलेवेंस है। ठीक है, तो गले में सांप का भी एक रेलेवेंस है। ठीक है, और हर कोई इसको अलग तरह से समझता है। ठीक है, गले में सांप उन्होंने धारण किया, ठीक है, ये समझाने के लिए कि ये जो कंठ है, ठीक है, ये मेरी समझ है, हो सकता है आप कुछ और समझो, क्योंकि भगवान या हमारी जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, मैसेज, कहानी एक है, लोग उसके मैसेज अलग अलग लेते हैं। कि अपने गले को, यानी कि अपनी जुबान को बहुत ध्यान से बोलो लोगों से। ओके। आप अच्छा बुरा किसी के लिए बोलते हो, ठीक है, वो सब आप पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये विष घूम रहा है यहाँ पे, हाँ, उसको कंट्रोल करके रखो। हाँ, इसलिए भी नाग बैठा है वहां पे। ओके, नाइस। ये मेरी समझ ये है। भी एक अच्छी कहानी है। भगवान शिव, एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है रुद्राक्ष को लेकर। ठीक है, भगवान शिव की रुद्राक्ष की कहानी एक हमें शिवपुर महापुराण में मिलती है, और एक हमें गर्ग संहिता में और देवी भागवतम में भी मिलती है। जी। कि एक राक्षस था, उसका नाम त्रिपुरासुर था। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं एक राक्षस था, कुछ कहते हैं कि 3 भाई थे या 3 सर वाला राक्षस था, तो अलग अलग वर्जन है। ओके। और इसने त्राहिमाम त्राहिमाम हर जगह मचा रखा था। इवन यहाँ तक भी लिखा है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी थक गए थे इससे, परेशान हो गए थे। ठीक है, कई सारे देवी देवता इससे परेशान हो गए थे। वो सब जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव कहते हैं कि इसको खत्म करने के लिए एक अघोर अस्त्र चाहिए। ओके। और उसके लिए वो तपस्या करते हैं खुली आंखों से 1000 साल तक। 1000 साल तक भगवान शिव तपस्या करते हैं, फिर अघोर अस्त्र को मैनिफेस्ट करते हैं और फिर उसका वध करते हैं। जब तपस्या करके उन्होंने 1000 साल बाद अपनी आंखें बंद करी तो आंसू गिरे जी, और उनसे रुद्राक्ष पैदा हुए। इसलिए रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू हैं। ठीक है, वो ये वरदान है भगवान शिव। रुद्र अक्ष। हाँ, रुद्र अक्ष मतलब आंखें भी और टीयर ड्रॉप्स भी, आंसू भी होता है। तो उनसे रुद्राक्ष पैदा हुए। इसलिए रुद्राक्ष का एकमात्र ऐसा पेड़ है कि उस पे फल अलग अलग निकलते हैं। आम के पेड़ पे आप देखोगे एक ही तरह के, अल्फांसो है तो अल्फांसो निकल रहा है। ठीक है, संतरे का अगर कोई क्वालिटी का पेड़ है तो वैसे ही संतरे निकल रहे हैं। पर रुद्राक्ष के पेड़ में आप देखोगे 5 मुखी का रुद्राक्ष भी उसी में निकल रहा है, 21 मुखी का भी उसी में निकल रहा है, गणेश मुखी भी उसी में निकल रहा है, गौरी शंकर भी उसी में निकल रहा है। तो ये इसी के साथ होता है। और एक इस पेड़ की बात है, पहले इसका जो फ्रूट होता है वो ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन, फिर डार्क ब्लू हो जाता है, फिर ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तब जाके वो रुद्राक्ष बनता है। ठीक है, रुद्राक्ष को आप ऐसे भी समझो कि इट इज, आपने न्यूक्लियर बॉम्ब का सुना होगा, कुछ फीट लंबा ही होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन जब वो कहीं गिरता है तो हजारों फीट या हजारों किलोमीटर की तबाही मचाता है। तो छोटी सी एक चीज में बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, और एक साइकिल होती है कि एक आम पैदा हुआ, उसकी गुठली निकली, उसकी गुठली आपने फेंकी, दोबारा से एक पेड़ निकलेगा जो आम देने लगेगा। रुद्राक्ष के साथ भी वही चीज है कि साइकिल है पूरी ये। ठीक है, पर आपको नहीं पता कि कौन सा रुद्राक्ष आने वाला है। राइट। और आप मजे बात देखोगे कि कई सारे लोगों ने अपने घरों में रुद्राक्ष उगाने की कोशिश करी है कि हर जगह 5 मुखी ज्यादा निकलने लग गए। ठीक है, पर नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां पर अलग अलग वैरायटी के ज्यादा रुद्राक्ष देखने को मिले। आपने सुना होगा 21 मुखी, 15 मुखी, 18 मुखी, ये वहीं पर ये फेनोमिना होता है। ठीक है, तो रुद्राक्ष एक इंटरेस्टिंग है जी। इवन उसके बाद क्या हुआ, 18 पुराणों में रुद्राक्ष के बारे में लिखा है। ओके, 18 पुराणों में, देवी भागवतम में रुद्राक्ष की महिमा के बारे में लिखा है। भगवान शिव ने इवन ये कहा कि मर रहे हैं आप और रुद्राक्ष आपकी बॉडी को टच कर रहा है तो आप शिवलोक जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है, इतना तक बोला गया है। रुद्राक्ष कितनी महिमा है, हर कोई इसको पहन सकता है। कई लोग एल्कोहलिज्म या फिर कई किसी तरह के एडिक्शन में फंसे होते हैं, वो रुद्राक्ष पहनते हैं तो वो नशे से दूर चले जाते हैं, उनका मन सात्विक होने लगता है। आपको बस इसको सही तरीके से पहनना और मेंटेन करना है। ठीक है, और एक
रुद्राक्ष पहने कौन सा, तो आप अपने नक्षत्र लॉर्ड का रुद्राक्ष जरूर पहने। नक्षत्र लॉर्ड का? हाँ जी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लिस्ट लगा देंगे जी, पर उससे पहले आपको अपना नक्षत्र पता होना चाहिए। कितने 21 मुखी तक बोला ना आपने? रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, प्रसिद्ध है। होते इसके बाद भी हैं, 22 मुखी भी होते, कहीं कहीं रिपोर्ट हुए 38 मुखी, 42 मुखी, ये भी रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है, बट वो बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। तो 21 मुखी तक ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके बाद होता है गणेश मुखी रुद्राक्ष, यस यस, गौरी शंकर रुद्राक्ष, हाँ जी, गर्भ गौरी रुद्राक्ष, हाँ जी, और एक होता है सवार 1 मुखी रुद्राक्ष। सवार SWAR, सवार 1 मुखी रुद्राक्ष। क्योंकि अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि नेपाली 1 मुखी रुद्राक्ष है, तो वो झूठ बोल रहा है। ओके, नेपाल में 1 मुखी रुद्राक्ष रेयरली होता है। ओके, मतलब बहुत ही ज्यादा रेयरली होता है। ओके, आप जो वो मून शेप वाला रुद्राक्ष देखते हो, वो उसका सब्स्टिट्यूट है। ओके, जो रामेश्वरम वो साउथ इंडिया में मिलता है। मैं वहां से लेके आया, शिवखोड़ी से। मतलब इसकी पैदाइश यहीं से होती है, मिले चाहे कहीं पर, अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड मिलता है, ठीक है। ओके, आप इसको पहनो, ऐसा नहीं है कि खराब है, यू कैन वियर इट, बट ये अगर आपको कोई नेपाली बोल रहा है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, ठीक है। तो ये 1 मुखी जो काजू दाना बोलते हैं इसको, या मून शेप रुद्राक्ष बोलते हैं इसको, ये साउथ इंडिया का रुद्राक्ष है जो कि सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है 1 मुखी के। ओके, और जो नेपाल में होता है उसे सवार रुद्राक्ष बोलते हैं, या अंडर डेवलप्ड 1 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। अब इसमें कई तरह की चीटिंग भी हो सकती है। होता क्या है ना कि जब कोई फ्रूट बढ़ रहा होता है रुद्राक्ष का, ये उसकी डेवलपमेंट वहीं रोक देते हैं। तो वो बड़े होकर 3 मुखी बनना चाहता था या 5 मुखी बनना चाहता था, पर उनको पहले ही उसने प्लग कर दिया या केमिकल डालकर उसकी ग्रोथ रोक दी, तो अब उसको कहते हैं फिर ये 1 मुखी है। और 1 मुखी रुद्राक्ष ऐसे होते हैं कि एक बड़े रुद्राक्ष में एक छोटा सा रुद्राक्ष जुड़ा होता है सवार में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, छोटे वाले को तोड़कर कहते हैं ये देखो मून बन तो गया, 1 मुखी हो तो गया, ठीक है। तो ऐसी चीटिंग कई बार होता है कि 3 मुखी या 2 मुखी को रब कर देते हैं और उसकी लाइन मिटा देते। आपने देखा रुद्राक्ष में लाइनें होती हैं? जी जी, बिल्कुल, तो उससे मुखी पता चलता है, उसे रब करके एक लाइन छोड़ते हैं, कहते हैं 1 मुखी हो गया जी। तो कॉर्क से बनता है रुद्राक्ष, ठीक है। एमसील से रुद्राक्ष बना देते हैं, ठीक है। मोल्ड होता है, उसमें एमसील डालते हैं, कलर कर देते हैं और कहते हैं कि ये रुद्राक्ष है, ठीक है। एंड व्हेन दे सेल, अभी 21 मुखी का प्राइस आपको होता है 78 लाख 80 लाख 21 मुखी का एक रुद्राक्ष। पूरे सीजन में मुश्किल से 4 या 5 निकलेंगे, पूरे साल में 4 या 5 21 मुखी मिलेंगे, कई बार तो होते ही नहीं पूरे साल। ओके, बहुत रेयर रुद्राक्ष, दैट इज व्हाई सो कॉस्टली, ठीक है। और होते ही बिक जाता है, अगर आया तो तुरंत बिक जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी 21 मुखी की। और 21 मुखी को जनरेशन में पास ऑन होता है ये रुद्राक्ष, ठीक है। ओके, अगर फादर ने लिया तो फिर अपने बेटे को देगा, बेटा अपने बेटे को देगा, ओके, ऐसे ये पास ऑन होता है। एक माला होती है, उसे कहते हैं सर्व कार्य सिद्धि माला। उसमें 1 मुखी से 21 मुखी तक के सारे रुद्राक्ष होते हैं, ओके, ठीक है। और ये आप लोगों अगर अब चाहो तो पहनो भी इसको। ये बहुत, जिनको स्पिरिचुअल हाइट्स पे जाना है, जिनको बहुत ज्यादा प्रोग्रेस चाहिए, उनको ये माला धारण करनी चाहिए। बिजनेस ओनर है, सीईओ हैं, उनको धारण करनी चाहिए। और धारण नहीं कर पा रहे हो तो घर में रखनी चाहिए। आप जितना सोचते हो ना कि बुरी नजर लगी, ये सब कुछ नहीं। आप अगर रुद्राक्ष पहन रहे हो, कोई बुरी नजर आपको नहीं लगती है। 5 मुखी रुद्राक्ष हर इजिली अवेलेबल है। आप 99% लोगों को जिनको नहीं पता उन्होंने क्या पहना है, वो 5 मुखी पहना उन्होंने, ठीक है। ये इतना अवेलेबल होता है। एंड अब इसमें मैं कहूँगा मेरा फेवरेट रुद्राक्ष 7 मुखी है। 7 मुखी इज माय फेवरेट रुद्राक्ष, क्योंकि मैंने आपको बोला था सनी की 7.5 में जी, मैंने जब अभी भी आज भी पहन के आया हूँ, ठीक है। ओके, जब से पहना है ये रुद्राक्ष, नहीं पता चलता कि क्या है 7.5। रुद्राक्ष बस इतना पहने कि वो आपके हार्ट को टच करे, ठीक है। इतना जरूरी है। रुद्राक्ष लड़की भी पहन सकती है, बच्चे भी पहन सकते हैं, मर्द भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं, इवन एलियन का भी मन करे तो वो भी पहन सकता है, ठीक है। कोई भी पहन सकता है रुद्राक्ष, ठीक है। शास्त्रों में पशुओं को भी रुद्राक्ष पहनने से कोई हानि नहीं है, ये तक बोला गया है, ओके, ठीक है। तो कोई भी पहन सकता है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष पहनने के नियम क्या हैं? लोग नियम से बड़ा होते हैं कि भाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नहीं, खाना ही नहीं चाहिए नॉनवेज। तो रुद्राक्ष पहन के नॉनवेज तो क्या ही खाओगे, वैसे तो नॉनवेज ही नहीं खाना चाहिए। वॉशरूम नहीं जाना चाहिए पहन के, सोना नहीं, फिजिकल नहीं होना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। देखिए होता क्या है ना, ये जितनी भी स्टोरीज हैं कहीं ना कहीं से पनपी हैं, जहां पर आग होती है धुआं वही निकलता है। करेक्ट। होता क्या था, जब लोग माला पहनते हैं ना, उसमें बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं जी, और आप सोओगे तो रब करता है, टूट जाता है। तो फिर वहां से एक चीज निकली कि सोते हुए मत पहनो। पेन भी तो होता है, चुभता भी तो है ना, चुभ भी सकता है उस वक्त, तो अनईजी लगेगा आपको, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो तो ऑफकोर्स, ठीक है, उसमें तो मतलब ये तो सबको समझ में आया, रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए उस समय, ठीक है। और आपने क्या बोला? क्यों, लेकिन ऐसा क्यों? अरे अभी
इधर उधर घूमेगा, लटकेगा, अटकेगा, टूट सकता है, नुकसान हो सकता है, इस वजह से आप मत पहनो उसको। पर अगर किसी ने सपोज, अगर जैसे मेरे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने रुद्राक्ष पहले पहना हुआ था, मैंने ही पहनवाया था उनको कि पहनो, और उनको बोला था ऐसा मत करना, और वैसा हो गया उनसे, तो भगवान शिव त्रिशूल लेके पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है। पर वो गलती हो गई ना आपसे, हाँ जी, भोले भंडारी इसीलिए तो नाम है उनका, माफी मांग लो, ठीक है। पर वो कहते हैं कि जो रुद्राक्ष की जो जैसे उसमें खूब सारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, यही बोलते हैं कि वो जैसे ही आप पहनते हो हमारी बॉडी में वो टच होते हैं, उसके न्यूरॉन्स फैल जाते हैं हमारी बॉडी में, एंड इट प्रोटेक्ट्स यू, है ना। लेकिन कहते हैं कि जैसे उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है आफ्टर, मतलब व्हाइल ड्यूरिंग सेक्स अगर आपने पहन रखा है उसको, तो उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। तो क्या माफी मांगने से काम चल जाएगा, या उसको गौमूत्र से धो, या फिर उसको गंगा जल? आस्था का विषय है, ठीक है। Okay. आपको अगर लग रहा है कि मुझसे गलती हुई है, माफी तो जरूर मांगिए, ठीक है। और आप चाहो तो गंगा जल से धुल लो, क्या बड़ी बात है। आप साफ पानी से धुल लो, खराब नहीं होता, ठीक है। नहीं, भगवान भोले भंडारी, उनको रीजन कहने का यही है कि वो बहुत ज्यादा आपको, आपकी आस्था देखते हैं बस, कि आपके दिल में क्या है, ठीक है। भगवान शिव तो बस उतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एक मुखी से लेके 21 मुखी के बारे में आप बता सकते हैं कि मतलब किन किन को कौन सा पहनना चाहिए? यहाँ पर हम एक लिस्ट लगा देंगे राशि वाइज, ओके, कि किस राशि को कौन सा रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए जी। और मैंने एक जो चीज बताई, नक्षत्र लॉर्ड, तो हम भी रुद्राक्ष का काम करते हैं और कई साल हुए हैं। तो gemsmantra.com हमारी एक वेबसाइट है, उस पर एक फ्री कैलकुलेटर पड़ा है रुद्राक्ष का। आप अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए, वो आपके नक्षत्र लॉर्ड से बता देगा कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, ठीक है। आराम से आप पहन और ये आपकी ऐप में सब कुछ फ्री है? वेबसाइट है जेम्स मंत्रा एक अलग है, ऐप हमारा हॉरोकॉस्मो वो अलग है। तो आपको कांटेक्ट कैसे करें अगर किसी को आपको कंसल्टेंसी आपसे करवानी है, किसी ने आपसे, तो वो कैसे आपको रीच आउट करे? ओके, सो पहले तो मैं कुंडलियां बहुत कम देखता हूँ, ठीक है। महीने में मैं 25-30 कुंडली कर दिए मैंने, क्योंकि बहुत काम और भी हैं। फिर भी अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है तो मेरी वेबसाइट है astroarunpandit.com, ओके, आप उस पे जाइए, उस पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, समय कब का है, ऑल सब कुछ। नहीं तो नंबर्स हैं आपको, आप शायद तो डिस्क्रिप्शन में डाल देना, मैं डाल दूंगा, लोग कॉल कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको सीखना है तो हमारी एक ब्रांच है occultgurukul.com, ओके, उस पे मैं और मेरे जैसे कई टीचर पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस भी चलती हैं ऑनलाइन, और आप रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। ओके, तो आपका सीखने का मन हो तो आप उधर आ सकते हो। तो वो भी ऐप में डाल दो। अभी अच्छा आइडिया दिया, करते हैं। एक में सब कुछ होना चाहिए ना। तो जैसे आज की डेट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स या फिर जो एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं, वो एक ऐप का यूज करते हैं, उस ऐप का नाम नहीं लेंगे, उसमें वो कुंडली आ जाती है। तो जैसे वो उसमें जो कुंडली आती है, जो मैं भी अभी यूज कर रहा था, आपने देखा होगा, आपकी भी सेम है? एडवांस है हमारी, एडवांस है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना, उसको डिविजनल चार्ट्स भी देखने होते हैं। करेक्ट। आपने सुना ही होगा D9, D10, D11 जी। तो कई बार क्या होता है, लग्न कुंडली तो 80-85% प्रेडिक्शन कर देती है, लेकिन जब आप श्योर शॉट होना चाहते हो किसी के लिए, देन यू चेक डिविजनल चार्ट्स। तो हमारे में डिविजनल चार्ट्स बगल में आते हैं, ओके, ठीक है, फ्री में सब। तो आप अपना डिटेल डालो, और हमारी ज्यादा कलरफुल है। आज से मैं वही डाउनलोड करूंगा और उसी पे ही काम करूंगा, उसी पे ही कुंडलियां देखूंगा। अच्छा प्रमोशन हो गया आज मेरा यहाँ पे। नहीं, जरूरी है, क्योंकि जरूरी है। मैं जब भी आपका देखता हूँ, पॉडकास्ट देखता हूँ, तो मैंने उस ऐप को एक बार खोला भी था, पर मैं कहा था नहीं, अब आने वाले हैं पंडित जी, मैं उनसे साथ बैठ के बात करूंगा। और इवन अभी मैं आपके पॉडकास्ट पे पहली बार बता रहा हूँ, कुछ ही महीनों में उसमें हम AI वाला क्वेश्चन आंसर भी डालेंगे जी, ठीक है। कि आप अपना सवाल पूछें और AI से उसका जवाब आएगा, जो कि ट्रेन करना है। अभी हमें उसे ट्रेन करना पड़ रहा है, अभी हम कर भी रहे हैं। AI को आप टीच कर रहे हो बेसिकली। अभी उसको सिखाना पड़ता है कैसे क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब ज्यादा टेक्निकल मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही होता है कुछ कुछ। तो वो भी आंसर करेगा आपके क्वेश्चंस का। अभी हमने फ्री कुंडली, लाल किताब कुंडली डाल रखी है हॉरोकॉस्मो में, ठीक है। और इसका नाम जोड़ के 9 आता है। वाव है। अरुण पंडित जोड़ के भी 9 आता है, अच्छा। हाँ, सो आपकी बिजनेस का या आपकी कंपनी का जो नाम है ना, उसकी वाइब्रेशन बहुत जरूरी है नंबर वाइज। मैंने आबरा के डाबरा शो की 5 करी हुई है। अरे वाह, 5 तो बुध का नंबर है ना, तो आप बुध कम्युनिकेशन का देवता है। बिल्कुल ठीक है, सही किया ना। जानता हूँ मैं भी बहुत कुछ। मुझे लगा था कि आप वो ऊपर वाले एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है। मैं डीप और अभी जब मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, तो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, आबरा का डाबरा ऐसे नहीं है, ठीक है। जादू है यहाँ पे, ठीक है। यू नो वेरी वेल। अच्छा, आबरा का डाबरा का मतलब पता है आपको? आबरा कडाबरा मैजिक ही होता है क्या? आबरा कडाबरा का मतलब है कि जो मैं बोलूं वो सच हो जाए। ओह, मैजिक ही तो हुआ। जो मैं बोलूं, मतलब बेसिकली इसकी ये कोई ऐसा है क्या कि कुछ इट्स अ लैटिन लैंग्वेज, लैटिन का है, लैटिन लैंग्वेज। आबरा का डाबरा, जो मैं बोलूं वो सब सच हो जाए।
तो हो ही रहा है, ठीक है, ज्ञानवर्धन हुआ, नाइस। अच्छा अरुण भाई, ये पितृदोष को कैसे देखेंगे कि किसी को पितृदोष है? जैसे मैंने मांगलिक के लिए आपको बताया था ना कि नॉर्थ इंडिया में अलग रूल्स हैं, साउथ इंडिया में थोड़े रूल्स अलग हैं, तो अगर आप कंबाइन करोगे पितृदोष के रूल्स तो वो 100 से ज्यादा चले जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि अभी क्या होता है कि जब भी आप अपनी कुंडली निकालोगे तो हर दूसरे आदमी की कुंडली में पितृदोष निकलता है। एवरी सेकंड पर्सन हैज अ पितृदोष। सो अभी क्या है, उसमें डराया बहुत जाता है, पितृदोष है। अभी कुंडली में क्या होता है ना, कंसल्टेंसी में अगर किसी को कालसर्प मिल गया, पितृदोष मिल गया, तो सारा टीकरा उसी फोड़ देते हैं कि कालसर्प था इस वजह से हुआ, पितृदोष था इस वजह से हुआ। जबकि ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, लोगों के चार्ट में अवेलेबल रहती है बहुत सारी, ठीक है, और अच्छी बुरी दोनों तरह से काम करती हैं। पितृदोष परेशानी देता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम देता है, प्रोजनी में प्रॉब्लम देता है, मैरिज में भी प्रॉब्लम देता है, ठीक है। लेकिन इसका जो उपाय है वो इतना सिंपल है कि आपको मैं क्या बताऊं। एवरी ईयर, देखो ये हमारा हिंदुइज्म कितना प्यारा है जी। एवरी ईयर सितंबर के आसपास पितृपक्ष आता है जी, 15 दिन के लिए जी। ये वो पक्ष है, ये वो टाइम पीरियड है जब आपको अपने एंसेस्टर्स को ट्रिब्यूट देना है जी, ग्रेटिट्यूड शो करना है जी। 9th हाउस भी एंसेस्टर्स का होता है, भाग्य का घर जिसको बोला गया है। आपका भाग्य आपके एंसेस्टर से जुड़ा है जी, और वो हमेशा आपको देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो राहु का उपाय भी मैंने बोला, वो भी गंगा स्नान अमावस्या, वो भी एंसेस्टर्स का ही उपाय है। okay. तो आप पितृपक्ष में ब्राह्मणों को, कौवे को, कुत्ते को भोजन कराइए, ये इतना सिंपल है, और रिलीजियसली करिए। कई लोग विदेश में रहते जो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो पितृपक्ष में इंडिया नहीं आ सकते, ओके। सो आपका कमाई का जो पैसा है वो आप भेजो कि मेरे इस पैसे से आप भोजन कराओ, ठीक है। इतना आसान है पितृपक्ष। जानवरों को तो बाहर भी खिला सकते हैं। हाँ, पर उसकी होता ना कि जब भी पितृपक्ष में एक तिथि होती है, जब आपके कोई दादा या गए होते हैं, ठीक है, उस तिथि को एक शांति पूजा भी होती है, जिसमें घर के सभी मेंबर का होना जरूरी भी होता है। लेकिन कुछ केसेस है लोग नहीं आ पाते, ठीक है, तो आप वो पूजा आपके घर में हो रही है, सपोज इंडिया में, आप अपने करो कि मेरे तरफ से ये दान है, ये आप जरूर देना। डू इट लाइक दैट। अच्छा, आपने बोला क्रो को खिलाना होता है, कौवे को, कबूतर को, बर्ड्स को अलग। कौवे को क्यों बोला गया पितृपक्ष में खिलाने में? ये जो टाइम होता है सितंबर का, ये कौवे के प्रोजनी का टाइम होता है। ओके। कौवा बहुत दूर दूर जाकर खाना ला नहीं सकता इस टाइम पीरियड में, क्योंकि उसके छोटे बच्चे घर पे हैं। ओके। तो इंडिया में हर घर की छत पे खाना मिलता है, राइट, कौवों के लिए। और कौवे ही क्यों? क्योंकि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो कि जब बीट करता है तो वहां पे वृक्ष निकलते हैं, पेड़ निकलते हैं, पीपल का पेड़ निकलता है, इसलिए आप देखोगे छतों पे पीपल के पेड़ निकल आते हैं, ठीक है, बरगद के पेड़ निकल आते हैं, ठीक है। हाँ, ये होता है कौवे के बीट से, ठीक है। दैट इज व्हाई कौवा पितृपक्ष से जोड़ा गया। अच्छा, ये सब कुछ एक साइकिल है, ठीक है, ये सब कुछ एक साइंटिफिक इकोसिस्टम बनाया हमारे एंसेस्टर्स ने, हमें समझने की देरी है बस। और कबूतर जो हैं वो राहु को दर्शाते हैं। कबूतर तो AI है, एलियन है कबूतर, उनकी कभी आंखें देखो आप, ठीक है, आंखें ऐसे लगता है गवर्नमेंट ने कैमरे लगा के भेजे। पर नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली मेरे सुनने में कि जो कबूतर होते हैं इनको भी गुरु का ही दर्जा दिया गया है। कबूतरों को दाना कितने लोग डालते हैं, आप देखा होगा, ठीक है, फिर फोटो खिंचवाते हैं, बढ़िया कबूतर उड़ रहे होते हैं पीछे से। तो पक्षियों को दाना देना, तो हमेशा से पक्षियों को दाना, हमारे धर्म में किसको मना किया गया ये बताओ? ये बात तो पेड़ों के लिए भी है, पक्षियों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी, इंसानों के लिए भी है, हर चीज के अंदर भगवान देखा गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे पास बातें तो खूब सारी करने को, और एस्ट्रोलॉजी तो इतना बड़ा टॉपिक है कि हम कितनी बातें करने खत्म तो नहीं होंगी। यस। तो हम फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे जहां पे हम और भी बातें करेंगे। मुझे ना वो वाली बातें भी करनी है कि अगर 3 से 4 ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो क्या होगा। 3 से 4 ग्रह बैठे, 5 ग्रह बैठे एक साथ, और हम न्यूमरोलॉजी पे भी बहुत फोकस करेंगे जी। इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इफेक्टिव न्यूमरोलॉजी पे। और कुछ हम आजकल जो मैं देख रहा हूँ ना, प्यार मोहब्बत शादी, इनमें बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम एक पूरा पॉडकास्ट मैरिज पे करेंगे। डन, ये तो हम करेंगे बहुत जल्दी। टेक्निक होती है कि आपका पार्टनर कैसा दिखेगा, कहाँ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कितनी शादियां होंगी, 2 में रुक जाओगे कि तीसरी में जाना पड़ेगा जी, कब डाइवोर्स होगा, कब शादी होगी, ये सारी चीजें ज्योतिष से एक अंदाजा लगा के बताया जा सकता है। हम उस पर बातें करेंगे, हम सिखाएंगे लोगों को। ठीक है, ठीक है, हम बहुत जल्दी सिखाएंगे। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन हो रहा है अबाउट वास्तु शास्त्र। मुझे वास्तु के बारे में थोड़ा सा लोगों को आप नॉलेज दो, थोड़ा सा बताओ कि अगर किसी को वास्तु देखना नहीं आता, अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार उसका वास्तु घर का ठीक नहीं है, तो वो ऐसा क्या उपाय करे कि वो ठीक हो जाए? ओके, सो वास्तु एक तो बहुत आसान सी चीज है, एनीबॉडी कैन लर्न, ठीक है, कोई भी सीख सकता है। आपको कुछ नहीं आता तो मैं आज आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, करके देखना, और 1 महीने बाद वापस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। देखो नहीं करोगे तो फिर मैं कह के चला गया, पारस भाई कह के चले जाएंगे। करेंगे, पक्का करेंगे।
वास्तु का जो पहला और कोर प्रिंसिपल है दैट इज डीक्लटर योर हाउस। अगर घर में आप खूब इधर टेप लगा लो, उधर टेप लगा लो, इधर ये मूर्ति, उधर वो क्रिस्टल, पर घर में कचड़ा भर के रखा है आपका, तो कुछ भी कर लो वास्तु ठीक नहीं होगा। डीक्लटर योर हाउस, 30 डे में 80% प्रॉब्लम गायब। ठीक है, अपने घर को साफ रखिए। हम ह्यूमंस अटैच हो जाते हैं चीजों से। जो अमेजोन के गत्ते आ रहे हैं, जो पॉलीथीन आ रही है, लगता है कि कभी जिंदगी में काम जरूर आएगा। ठीक है, नहीं, जो अननेसेसरी चीज है उसे घर से दूर कर दो, क्लीन करो। ठीक है, डीक्लटर योर हाउस। ओके, पहले सबसे बड़ा रेमेडी है। और ये एक पूरा प्रोसेस है, इवेंट नहीं है कि आज रात में मूड किया तो कर दिया। ये डेली होगा। ऑफ कोर्स। ओके, सो पहली चीज। दूसरा कोर प्रिंसिपल वास्तु का है योर एंट्रेंस। आपकी एंट्रेंस बताएगी कि घर में क्या होने वाला है। तो आप, अब ये नॉर्थ इंडिया में उतना फॉलो नहीं होता, पर साउथ इंडिया में हर गांव के घर में होता है। आप थर्सडे के दिन हल्दी का लेप लगाएंगे एंट्रेंस पे। ओके, ठीक है, और गंगा जल से उसको धुलेंगे। थोड़ा इससे धुलना है कि पीलापन उसमें रह जाए। ठीक है, छूट जाए। एवरी थर्सडे ये करो, कोई भी कर सकता है, घर का कोई भी मेंबर ये कर सकता है। एंट्रेंस ठीक रखना जरूरी है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे मैं रेमेडी बोलूंगा कि आपके घर का, और तीसरा मैं यहाँ पे रेमेडी बोलूंगा कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये 3 जोन सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट इज ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, वेस्ट इज डिजायर। कई लोगों के घर के वेस्ट में टॉयलेट आ जाता है, किचन आ जाता है, जो कि उनके डिजायर पूरे नहीं होने देता, परेशान हो जाते हैं। साउथ ईस्ट इज अ डायरेक्शन ऑफ वीनस। हर किसी को लग्जरी, ग्लैमर, कंफर्ट सबको चाहिए। तो साउथ ईस्ट में वाटर रिलेटेड या ब्लू कलर को हटाना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी अगर सही मायनों में मैं आपको सच्चाई बताऊं तो बाथरूम किसी दिशा में ठीक नहीं बोला गया। वही मैं आपसे यही बोलने वाला था अभी। 1-2 को छोड़कर किसी भी दिशा में ठीक नहीं बोला गया। okay. क्योंकि अब इसमें मेरी जो थिंकिंग है कि जब वास्तु बन रहा था तो बाथरूम यूजुअली घर के बाहर हुआ करते थे। ठीक है, उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन अब तो पॉसिबल नहीं है। एक क्रिस्टल आता है ब्लैक टर्मलिन। ओके, आप अपने वॉशरूम में जितने घर में उसमें ब्लैक टर्मलिन के क्रिस्टल रखना शुरू कर दीजिए। ओके, कई लोग कहते हैं नमक वाला पानी रख दो, पर मैं क्रिस्टल रख दो, उसमें झंझट नहीं होगी, उसकी ज्यादा केयर नहीं, बार बार चेंज नहीं करना। ये वास्तु का उपाय है और वॉशरूम का उपाय। ओके, इसी तरह से जो आपके घर का किचन होता है, वो अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ डायरेक्शन में है, गड़बड़ डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट में आ गया। ठीक है, आपका नॉर्थ वेस्ट में चलो ठीक होता है। ठीक है, बट किचन जहाँ है वहां को जलाता है जी, तो साउथ ईस्ट में बहुत अच्छा बोला गया। ठीक है, फायर जोन्स में अच्छा बोला गया। कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, आपको सेलेनाइट के क्रिस्टल्स रखने हैं अपने किचन में, अगर आपको लगता है वो गलत डायरेक्शन में। ओके, मैंने 3-4 चीजें बताई हैं, 2-3 करके देख लीजिए। ठीक है, और 30 डे बाद रिटर्न करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अच्छा, और ऐसा भी बोलते हैं ना कि जैसे सपोज करो कि आपको साउथ एरिया खराब लग रहा है या नॉर्थ एरिया खराब लग रहा है, आपने क्रिस्टल्स बता दिए, वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा भी बताया हुआ है कि वहां पौधे लगा दो। अगर आपने पौधे लगा दिए तो भी आपको बहुत ज्यादा वहां पे अच्छा इफेक्ट मिलने लगेगा, आपका वो वास्तु ठीक हो जाएगा वहां पे। पौधे हर जगह नहीं लगाने चाहिए, जैसे कि आपको साउथ में प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए। उसका रीजन है, साउथ डायरेक्शन इज रूल्ड बाय मार्स। मार्स का सबसे बड़ा दुश्मन मरकुरी होता है, और वास्तु में पौधों को मरकुरी से रिप्रेजेंट किया गया। तो साउथ जोन को हटाकर बाकी जगह आप प्लांट्स लगाना, इट्स ओके। ओके, ओके, ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे वास्तु के बारे में कि और कुछ अगर करना हो, मंदिर किस साइड होना चाहिए? नॉर्थ इंडिया में मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होता है, ये आप शायद बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे। साउथ इंडिया में वेस्ट में होता है। आप इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। आपके घर का वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कि आपकी डिजायर पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो अपने घर के वेस्ट को जरूर क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए। इवन कई लोग मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं अपने डिजायर या अपने डायटी से बातें करते हैं। तो आप वेस्ट की तरफ फेस करके करिए। आप कई सारे मंदिर देखोगे साउथ में जहाँ पे कहा जाता है मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो सारे वेस्ट फेसिंग है। आपका फेस वेस्ट में होता है। जब आप भगवान से मांग रहे होते हैं ना, तो आप वेस्ट की तरफ देख रहे हो। तो ये काम आप अपने घर में कर सकते हो। आप अपने घर का टेम्पल वेस्ट में बना सकते हो। नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो गुड, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जाते जाते मैं इतना बोलूंगा कि ये सारी चीजें, ज्योतिष, अंक ज्योतिष, ये सिर्फ आपको एम्पावर करने के लिए हैं। करेक्ट। अगर कहीं डरा रही हैं या कमजोर महसूस करा रही हैं तो गलत जगह हो। बिल्कुल, ठीक है, ये आपको एम्पावर करती, खुश हो जाते हो आप जब न्यूमरोलॉजी पढ़ते हो ना, तो लोगों के सर नहीं नंबर दिख रहे होते हैं। और ज्योतिष जिंदगी बदलता नहीं है, ज्योतिष जिंदगी संवारता है। ठीक है, आपको जीना सिखाता है। तो इस सेंस में ही ज्योतिष को हमें लेना है। ठीक है,
हर फील्ड में कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, हर तरह के लोग होते हैं। आपको अगर कुछ नहीं पता है तो डॉक्टर भी आपको बेवकूफ बना सकते हैं, वकील भी बना सकते हैं, ज्योतिष भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप एम्पावर होते हो नॉलेज से तो कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। तो कोशिश करिए आप अपने आप को एम्पावर करें नॉलेज के साथ, और लास्ट में हमेशा एक बहुत भोले इंसान बनने की कोशिश करें, एक इनोसेंट इंसान बनने की कोशिश करें जो दिल का बहुत साफ है। दिल के साफ लोगों की लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावर सबसे अच्छी होती है। जो दिल के साफ होते हैं उनकी सबसे जल्दी सुनता है ऊपर वाला। भोले बाबा जल्दी सुन लेते हैं। बुरे लोग मिलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दिल के साफ हो तो अब दुनिया में सब अच्छे लोग मिलेंगे, पर वो टिकेंगे नहीं, ठीक है, टिकोगे सिर्फ आप। राधे राधे। बस इतना था हमारा पॉडकास्ट और इतनी थी हमारी आज की एस्ट्रोलॉजी। बहुत जल्दी फिर से करेंगे जो हमने बात करी कि और भी ग्रहों के बारे में, कंजंक्शंस के बारे में, प्लस न्यूमरोलॉजी के बारे में, ये सारी बातें हमारी रहती हैं, बहुत जल्दी करेंगे। बस इतना था हमारा आज का पॉडकास्ट। बहुत मजा आया अरुण पंडित जी, थैंक यू फॉर कमिंग। राधे राधे। राधे राधे।